हेलो एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और आपका वेलकम करता हूं स्टेप अप एकेडमी पे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में जो आपका चैप्टर नंबर 11 है एनसीईआरटी का 3D ज्योमेट्री, वो कवर करने वाले हैं। 3D ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन इन 3D ज्योमेट्री, ये कवर करने वाले हैं इस एक वीडियो में। ये हमारा रिवीजन क्लास है। इस एक वीडियो में ना कंप्लीट चैप्टर के सारे कंसेप्ट मैं आपको करवा दूंगा और एज वेल एज सारे क्वेश्चन आपको जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो करवा दूंगा। कहने को ये सुपर क्विक रिवीजन है, लेकिन इस सुपर क्विक रिवीजन में एक भी ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा जो मिस हो जाएगा। सारे कंसेप्ट आपको करवाए जाएंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और अब स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा होगा हमारा? 11th होगा। तो देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर में जाने से पहले आपको पहले ये देख लेना है कि चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है ये है सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ये कुछ कंसेप्ट है, ये पढ़ने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा, आपने 11th क्लास में आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था। तो स्ट्रेट लाइन में एंट्री जैसे किए थे तो हम लोग क्या पढ़े थे? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े थे और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े थे। जैसे वहां पे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े थे क्लास 11th में, वैसे यहाँ पे ना सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे इन 3D ज्योमेट्री, है ना। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D ज्योमेट्री। उसके बाद एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ेंगे। जैसे वहां पे भी एंगल बिटवीन टू लाइन पढ़े, यहां भी पढ़ेंगे एंगल बिटवीन टू लाइन। एंड देन जैसे 11th में आपने डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन पढ़ा, यहां पे भी आप डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। इसमें दो टाइप के लाइन पढ़ेंगे आप, जब ये स्टार्ट करेंगे तो दिखेगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना सीखोगे दो स्ट्रेट लाइन का। एंड देन इमेज पे बेस्ड क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे बेस्ड क्वेश्चन आप करोगे। ये 5 टाइप के कंसेप्ट आते हैं चैप्टर के अंदर, और इस पांचों कंसेप्ट अगर क्लियर है तो समझो ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। चलिए आइए, तो यहाँ पे ना जैसे आप 11th क्लास में, मैं जान के 11th क्लास से रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि 11th में भी आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा, वो स्ट्रेट लाइन 2D ज्योमेट्री का था। अब हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये 3D ज्योमेट्री का है। 11th में जो हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने तो नहीं पढ़ा, कम पढ़ा सर, जो पढ़े थे भूल गए। कोई नहीं, जिनको याद है वो आप याद करो। आपने 11th में जो स्ट्रेट लाइन पढ़ा, जब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप पढ़ रहे थे तो वहां पे आप क्या पढ़े थे? पहला y इक्वल टू mx प्लस सी, जिसको हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते थे। फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़े, फिर 2 पॉइंट फॉर्म पढ़े, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े, नॉर्मल फॉर्म पढ़े, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़े। कहने का मतलब है आप स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के अलग अलग फॉर्म्स पढ़े हो। सिमिलरली यहाँ पे भी ना हम लोग ने स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पढ़ेंगे। दो कंसेप्ट इसमें पढ़ेंगे। जब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे तब जब कोई स्ट्रेट लाइन किसी गिवन पॉइंट से पास कर रहा हो, ये पहला वाला है, एंड पैरेलल टू एनी गिवन वेक्टर होगा, ये पहला है टाइप। ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। यहाँ पे दो ही फॉर्म आपको पढ़ने हैं, मतलब दो टाइप के कंसेप्ट आएंगे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के। 11th में 5-6 टाइप के कंसेप्ट पे बेस्ड होते थे स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन। यहाँ पे भी हम लोग दो कंसेप्ट पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन है जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, L, ये एक पॉइंट A से मान लो पास कर रहा है, ये गिवन पॉइंट होगा, और किसी वेक्टर मान लो B के पैरेलल है, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और दूसरा मान लो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना, दूसरा पढ़ेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन L है, ये किसी दो पॉइंट से पास कर रहा है, ये दो चीज है ना, मान लो A और B यहाँ पे क्या पॉइंट है, ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, जैसा कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पहला कंसेप्ट है हमारा क्या? इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ओके, बहुत इजी है ना। देखिए, करने को तो मैं इसका डेरिवेशन भी आपको बता दूं, बट अपने को ना डेरिवेशन पे ज्यादा नहीं जाना है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, लिखना होगा तो लिखना, नहीं तो डेरिवेशन पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सुनिएगा, इस डायग्राम में आने से पहले ना देखो, जैसे मान लो कि ये 3D ज्योमेट्री है तो ऑब्वियसली सर एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों होगा, है ना। मान लीजिए मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना होगा, ये लाइन L है, इसका इक्वेशन निकालना है। सर ये क्या करवा रहे हो? तो देखो, ये जो डायग्राम था ना, ये जो डायग्राम है, इसी को मैं आपको फिर से बना के बता रहा हूं। देखो, मान लो ऐसा कोई लाइन है, इसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, सुनना ध्यान से। ये डायग्राम मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो क्वेश्चन आप अप्रोच करोगे ना, ये डायग्राम के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे। देखो, मान लो इस पे कोई पॉइंट ए दिया हुआ है, वेक्टर ए है ना, या पॉइंट ए है, x1 y1 z1 इसका मान लो कोऑर्डिनेट है ना। ऑरिजिन से ये मान लो, इसको मान लेते हैं OA है। क्या है ये? OA वेक्टर है ना। OA वेक्टर को हम लोग ना A वेक्टर भी बोल सकते हैं, बोलो हाँ या ना। इस पे मान लो ये जो लाइन L है, ये किसी वेक्टर B के पैरेलल मान लो दिया हुआ है, कोई वेक्टर B है, इसके पैरेलल है ना। ओके, अच्छा, अब अगर लाइन L किसके पैरेलल है? वेक्टर B के पैरेलल है। तो अगर मैं बोल दूं लाइन L पे एक पॉइंट A है, लाइन L पे एक पॉइंट में मान लो मैंने ले लिया P,
सर ये P कौन सी पॉइंट है? कोई भी। इस लाइन पे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इस बहुत सारे पॉइंट में एक कोई पॉइंट ले लिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस बहुत सारे पॉइंट को आर्बिट्रेरी पॉइंट बोलते हैं। तो मान लो इसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसको मैं OP वेक्टर है ना, OP वेक्टर है ये। OP वेक्टर को मान लो मैं R बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ? R बोल रहा हूँ, RA नहीं, आर्बिट्रेरी वेक्टर है, ठीक है। अब अगर L पैरेलल है AB के, तो ये जो लाइन L है ये अगर वेक्टर B के पैरेलल होगा तो AP भी पैरेलल होगा वेक्टर B के, बोलो हाँ या ना? ये भी पैरेलल होगा। और हम जानते हैं अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है तो उसको आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, AP इक्वल टू लैम्डा B लिख सकते हैं ऐसे। हाँ सर लिख सकते हैं। अब AP को मैं क्या कह सकता हूँ? AP का मतलब है यहाँ पे OP माइनस O, ये बोलो पढ़े कि नहीं पढ़े? ये सब वेक्टर में पढ़े हुए हैं सर, इक्वल टू लैम्डा B। अच्छा, OP को मैंने क्या माना है? OP को वेक्टर R मान लिया है, तो OP को आप लिख सकते हो वेक्टर R, और OA क्या माना हूं मैं? वेक्टर A माना हूं, ठीक है, कैपिटल A हो गया, और इक्वल टू लैम्डा B। तो यहां से मेरे दोस्त देखिएगा जरा, अच्छा इस वेक्टर B को मान लो, ये वेक्टर B जो है ना इसको लिख लो IJ के फॉर्म में भी लिख लो। ये मान लो इसका डायरेक्शन रेशियो ABC है, तो AI प्लस BJ प्लस C के मान लो, ऐसा कुछ है ना, वेक्टर B है। ओके, तो यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो R इक्वल टू हो रहा है A प्लस लैम्डा B। R इक्वल टू क्या हो रहा है? A प्लस लैम्डा B, ठीक है। दिस इज व्हाट? दिस इज अ वेक्टर इक्वेशन, है ना। ये एक लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है जो पॉइंट A से पास कर रहा है और वेक्टर B के क्या है? पैरेलल है। आया समझ में? ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है बेटा वेक्टर फॉर्म। दिस इज व्हाट? दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट A एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर B। तो यही डेरिवेशन है यहाँ पे। तो यहां से आप, कहाँ गया जी? हाँ ये, तो यहां पे लिखा हुआ है R इक्वल टू, ये स्मॉल a स्मॉल b यूज किया हुआ है बुक वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये क्या? वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन है पासिंग थ्रू वेक्टर A एंड पैरेलल टू वेक्टर B, ठीक है। मैंने क्या किया है? मैंने कैपिटल A और कैपिटल B यूज किया हुआ है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। तो R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B कहीं भी दिखेगा तो क्या समझना है? चाहे ये दिखे, अगर कैपिटल यूज करोगे कैपिटल AB तो क्या दिखेगा? वेक्टर A प्लस लैम्डा B। तो अच्छा सर लैम्डा क्या है? तो लैम्डा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर है, बस लैम्डा को जीरो मत ले लीजिएगा, ठीक है। लैम्डा इज व्हाट? एनी रियल नंबर, है ना, रियल नंबर। लैम्डा इज ए स्केलर। आया या गया? आ गया? यस, ठीक है। तो यहां से ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट A एंड पैरेलल टू B। अब इसी का ना कार्टेशियन फॉर्म भी होता है। सर ये कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म का मतलब होता है जब कोई लाइन का इक्वेशन आप x, y एंड z को के टर्म में दो, है ना। जब x, y और z के टर्म्स में अगर आप किसी लाइन का इक्वेशन देते हैं तो उसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं लाइन के इक्वेशन का। और जब आप i, j और k कैप यूज करते हैं मतलब उसको कहा जाता है वेक्टर फॉर्म, है ना। जब आप i कैप, j कैप और z कैप यूज करेंगे, देखो यहाँ पे वेक्टर A और वेक्टर B है, वेक्टर यूज हो रहा है, तो ये हमारा होगा वेक्टर फॉर्म ऑफ लाइन। और जब हम लोग x, y, z यूज करेंगे तो वो होगा हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन। तो हम इसको कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो दिस इज व्हाट? A यूज करो या B कैपिटल A या कैपिटल B यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट? तो हम कह सकते हैं ये क्या है? ये है, इसमें लिख लीजिए। सुनो, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो आप इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। हेडिंग क्या दीजिएगा? हेडिंग दे दीजिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है और किसी वेक्टर के पैरेलल है। अब सुनना ठीक है। तो आप इसको कह सकते हो दिस इज व्हाट? दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, ठीक है। चलो नाउ ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज वेक्टर इक्वेशन। ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। अब इसी का ना मान लो कार्टेशियन फॉर्म डिजाइन करना हो तो देखो कार्टेशियन फॉर्म कैसे आता है। कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है जो भी वेक्टर है ना उसमें एक्स वाई जेड लेके आना है, आई जे के कैप हटाना है अपने को, एक्स वाई जेड लेके आना है। सुनो कैसे होगा, देखो। क्या मैं वेक्टर ए को अच्छा ये जो P है ना ये कोई भी पॉइंट है तो इसको मैं मान लेता हूं x, y, z मान लेता हूं, ठीक है। तो वेक्टर R है, यही हमारा P है ना। तो क्या मैं R को ये लिख सकता हूं? क्या मेरे पास क्या था? R इक्वल टू, सुनते जाना ध्यान से, ये कार्टेशियन फॉर्म बता रहा हूं, A प्लस लैम्डा B है ना। तो R का मतलब होगा यहाँ पे xi प्लस yj प्लस z के, ठीक है, इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। A का मतलब क्या? देखो तो वेक्टर A क्या है? x1i y1j z1 के बोल सकता हूं मैं A को। देखो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट पता है ना, तो वेक्टर A को लिख सकता हूं मैं। क्या लिख सकता हूं? x1i प्लस y1j प्लस z1 के, ये हमारा A हो गया, प्लस लैम्डा B। अब मैं वेक्टर B को क्या लिख सकता हूं? B तो सर पता ही है अपने पास, है ना,
ए, इसीलिए मैं जानते हो स्मॉल ए स्मॉल बी यूज नहीं किया क्योंकि मुझे यहां पे यूज करना था, ठीक है। ए आई मतलब इस वेक्टर बी को मैं कैपिटल बी इसलिए लिया हूं, आई प्लस बी जे प्लस सी के। क्या यहां तक समझ में आ गया? कुछ टफ है? नहीं टफ है ना। नाउ तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब सुनना ध्यान से, यहां पे देखो लैम्डा का मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे लैम्डा मल्टीप्लाई होगा। और ऑब्जर्व करो जरा, यहां पे जब मैं आपको बोलूंगा इन दोनों को ऐड करो तो आप बोलोगे सर वेक्टर में हमने पढ़ा है आई वाले आई से ऐड होता है, जे वाला जे से, के वाला के से। तो यहां पे आई वाला कौन कौन है? x1 और a है। तो मैं कह सकता हूं x1 प्लस लैम्डा a आई कैप प्लस y1 प्लस लैम्डा b जे कैप प्लस z1 प्लस लैम्डा c के कैप। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? ओके। अब जरा ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए कि यहां पे ना दो वेक्टर इक्वल है। सर कौन सा वेक्टर? अरे ये एलएचएस का और एलएचएस का वेक्टर इक्वल है। और दो वेक्टर इक्वल कब होता है सर? जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। और वेक्टर अगर कंपोनेंट्स में लिखा हो, मतलब आई जे के टर्म में लिखा हो, तो वेक्टर इक्वल होगा तो क्या कहेंगे? एक्स का मतलब आई के कोफिशिएंट में एक्स है और इस वेक्टर में आई के कोफिशिएंट में क्या है? x1 प्लस लैम्डा ए है, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिए, लैम्डा इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस x1 बाई ए बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं क्या? ये हो गया। सिमिलरली जरा इधर आ जाओ, यहां पे देखो तो j के सामने y है और राइट साइड में j के सामने क्या है? देखो तो y1 प्लस लैम्डा बी है। तो आप लैम्डा इक्वल टू कह सकते हैं क्या? y माइनस y1 बटे बी। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कोई परेशानी? सर कैसे बोले? कमेंट करो, है ना। उसके बाद सिमिलरली मैं z इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू देखिएगा, z के इक्वल टू z1 प्लस लैम्डा सी बोल सकता हूं। तो z1 इधर आएगा तो z माइनस z1 अपॉन सी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो मुझे यहां पे दिख रहा है तीनों जो रेशियो है ना लैम्डा के बराबर है। इट मीन्स यहां से मैं कह सकता हूं, सो व्हाट वी कैन से, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी, है ना, अपॉन बी इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। ये रेशियो इक्वल होगा, ये किसी स्केलर क्वांटिटी लैम्डा के बराबर होगा। आया समझ में? तो यही हमारा क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। यही अपना क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है ना। इसको आप कह सकते हो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑफ अ लाइन, ठीक है। कहां से पास कर रहा है? तो आप लिखिएगा यहां पे पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू, या एंड पासिंग थ्रू ये कह दो, एंड डायरेक्शन रेशियो बोल दो, है ना। डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी, है ना, ये डायरेक्शन रेशियोज है, ठीक है। फिर आप कहोगे सर ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी है, ये तो वेक्टर बी का डायरेक्शन रेशियो था। तो वेक्टर बी और वेक्टर लाइन एल ये दोनों पैरेलल है ना, ये और ये लाइन पैरेलल है ना, तो दोनों के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे तो आप सेम ले सकते हो या प्रोपोर्शनल ले सकते हो, जैसे हमने वेक्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो दोनों पैरेलल ही है तो बोल दो कि ये जो ए बी सी है ये लाइन एल का भी डायरेक्शन रेशियो हो सकता है ना, पैरेलल में आप ले सकते हैं। तो जो हमारा पहला कंसेप्ट था इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसमें हमने दो सब कंसेप्ट अपने को पढ़ने हैं। मतलब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हमें दो फॉर्म में पढ़ने हैं। पहला होगा 1 पॉइंट फॉर्म समझो, और दूसरा है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। तो 1 पॉइंट फॉर्म में मतलब लाइन के इक्वेशन को फाइंड आउट अगर करना होगा और लाइन पे एक पॉइंट गिवन हो, एक स्ट्रेट लाइन है जिससे इसका मुझे इक्वेशन निकालना है, इस पे कोई पॉइंट पता हो, है ना, और ये किसी वेक्टर बी के पैरेलल हो, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा r इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। ए का मतलब होता है पॉइंट और लैम्डा के साथ जो यूज होता है वो वेक्टर है जिसके पैरेलल लाइन एल होता है। इसी का जब कार्टेशियन फॉर्म लिखोगे आप तो कार्टेशियन फॉर्म होगा x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, जहां पे x1 y1 z1 क्या होता है? x1 y1 z1 नॉट माइनस x1, x1 लेना है आपको। अब x1 पॉजिटिव है या निगेटिव है इसको देख के नहीं बोलना आप, x1 तो कोई अननोन है ना। तो ये लाइन का इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में, x1 y1 z1 पॉइंट है, ए बी सी इज व्हाट? डायरेक्शन रेशियो। आ गया? आ गया। अब इसका जो 2 पॉइंट फॉर्म पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ना इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। लिख लीजिए जरा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। इसको करेंगे, पहले 2 पॉइंट फॉर्म आप पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, ये जो डायग्राम दिया हुआ है अच्छी बात है, चलो ये बुक का डायग्राम है, हम लोग अब खुद से बनाते हैं और खुद से इसको डिजाइन करते हैं, ठीक है। देखो मान लो, देखो मैं चाहता बच्चों ना
तो ये जो डायग्राम अभी ऑलरेडी बुक का बना हुआ है उसी से दिखा देता, करवा देता, लेकिन मैं चाहता हूं देखो इसको ना आप इमेजिन करो। जब मैं आपके सामने यहाँ पे ना डेरिवेशन करवा के दिखाऊंगा तो आप सोच पाओगे अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। देखो जैसे ये लाइन एल है, इस पे ना ये किस जिसके पैरेलल है वो इस बार नहीं दिया हुआ। ये मान लो इस लाइन पे ना 2 पॉइंट गिवन है, इस लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है, एक है ए x1 y1 z1 मान लो, है ना, और एक मान लो बी दिया हुआ है x2 y2 और z2। ओके, अब मान लो इसी लाइन एल पे ना मान लो एक वेक्टर कोई आर्बिट्री पॉइंट मान सकते हैं, इस पे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं x y z। क्यों? इक्वेशन डिजाइन करने के लिए आपको एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मानना होता है। सर ये आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या होता है? सिंपल ऐसा याद रखो, कोई भी एक जनरल पॉइंट आपको मानना होगा, इतना बस ध्यान रखो, ठीक है। ओके, नाउ आई होप यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा साइन कर रहा होगा, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, ठीक है। नाउ देखो ये हो गया ओ ए ओ बी और ओ पी, ठीक है। ये ओ ए वैक्टर है, ओ ए वैक्टर को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है। ओ बी वैक्टर है, दिस इज व्हाट, ये ओ ए वैक्टर हो गया, ये हमारा ओ बी वैक्टर है जिसको मैं वेक्टर बी बोल सकता हूँ, और ये अपना ओ पी वैक्टर है, ओ पी वैक्टर है जिसको मैं वेक्टर आर बोल लेता हूँ, है ना। पी भी बोल सकते हो, आर बोल लेते हैं। जनरली आर्बिट्रेरी पॉइंट को ना वेक्टर में ना आर से बोला जाता है ना। अब यहाँ पे सिंपल है, आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ना ए बी एंड पी ये तीनों क्या है, आर कोलिनियर है। अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है ना, ये कोलिनियर है, तो हम कह सकते हैं सो एपी जो लाइन है या एपी ये पैरेलल होगा ए बी के, लिख सकते हो आप कोलिनियर में ऐसा लिख सकते हैं, एपी इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, पैरेलल टू ए बी, है ना, ये आप लिख सकते हो। देखो ना यार, ऐसा मान लो एक लाइन है, इस पे एक पॉइंट ए है, एक बी है, एक पी है, तो आप एपी लाइन जो यहाँ दिख रहा है ये एपी और ये जो आपको ए बी दिख रहा है ये दोनों पैरेलल कह सकते हो आप, है ना, दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल होगा, कोलिनियर है, कोलिनियर अगर 3 पॉइंट होता है तो ये कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए बी पी पैरेलल है तो इसका मतलब होगा, सॉरी ए बी पी कोलिनियर पॉइंट से, तो आप लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू लैम्डा ए बी, या फिर पहले आप लिखेंगे ए पी पैरेलल टू लैम्डा पैरेलल टू ए बी, तो यहां से हो जाएगा मेरे पास ए पी इक्वल टू लैम्डा ए बी। अब ए पी को आप क्या लिख सकते हो, तो ए पी को लिख सकते हैं वेक्टर के अकॉर्डिंग ओ पी माइनस ओ ए, लैम्डा ए बी को आप लिख सकते हो ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। ओ पी का मतलब है यहाँ पे वेक्टर आर, ओ ए का मतलब है वेक्टर ए, है ना, इक्वल टू लैम्डा ओ बी का मतलब है वेक्टर बी प्लस ए, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास आर इक्वल टू ए को उधर लेके चले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगा लैम्डा। सर ये डेरिवेशन आएगा क्या एग्जाम में? बिल्कुल नहीं आएगा, तो सर करवा क्यों रहे हैं? एग्जैक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये इसलिए करवाया ताकि अभी जब आपको सवाल मैं करवाऊंगा ना तो आपको आप मतलब इसको ऑब्जर्व कर लियो कि इसे समझ गो, अच्छा ऐसा कुछ है, ए का काम कैसे करना है, बी का काम कैसे करना है, ये सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन के लिए ना आपको ये पता होना चाहिए आया कैसे है, ठीक है। वैसे भी कुछ टफ थोड़ी ना, बहुत आसान है। तो ये हो गया वेक्टर इक्वेशन, है ना, ये क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है पासिंग थ्रू ए एंड बी, लिख सकते हो आप पासिंग थ्रू ए एंड बी, है ना, ये आप लिख सकते हैं। आई बात समझ में? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी का सर कार्टेशियन फॉर्म भी तो होगा, ऑफ कोर्स कार्टेशियन फॉर्म होगा, तो कार्टेशियन फॉर्म डिजाइन कर लेते हैं। लिख लिए? तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका लिख लीजिए, है ना। ये भी हमारा क्या है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, दिख रहा है क्या लिखा हुआ है इसमें, स्मॉल बी यूज किया है ये, है ना, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए, है ना, लैम्डा बी माइन, एक मिनट मैंने यहाँ पे कैसा लिखा, रुक जाओ कहाँ गया जी, है ना, लैम्डा बी माइनस ए। आई बात समझ में? तो यहाँ पे ए और बी क्या है, पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रहा है ना, ये पॉइंट्स अपने वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म मान लो बनाना होगा, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या करोगे आप, कुछ नहीं है, जो आई जे के को स्किप करना है और उसके जगह पे क्या लेके आना है, हमें एक्स वाई जेड लेके आना है। कैसे आएगा देखो, है ना, कैसे आएगा। ए का मतलब क्या है, वेक्टर ए, मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर ए क्या है, तो वेक्टर ए आप कहोगे x1i प्लस y1j प्लस z1k। अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर बी क्या है, तो वेक्टर बी हो जाएगा x2i
प्लस y2j प्लस z2 के। और अगर मैं आपसे पूछूं वेक्टर OP बोल दो या R बोल दो, है ना, OP का मतलब R ही है। R क्या है? तो ये है xi प्लस yj प्लस z के। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। तो बस सिंपल, इसमें क्या करोगे आप, A, B और R की जगह पे आप ये वैल्यू पुट करते चले जाओगे, है ना, ये रखते चले जाओगे, आपका कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगा। आओ, जब मैं इसका कार्टेशियन फॉर्म बनाता हूं तो अपने पास R इक्वल टू क्या था, A प्लस लैम्डा B माइनस ए या A माइनस बी, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि B माइनस ए ही आपको लिखना है ना। ये हमारा वेक्टर फॉर्म था। अब इससे जब कार्टेशियन फॉर्म बनाना होगा, ये दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टर फॉर्म। अब इससे जब कार्टेशियन फॉर्म बनाना होगा तो कार्टेशियन फॉर्म जो है उसके लिए आपको ए की जगह पे और आर सबका वैल्यू रखना पड़ेगा। वैल्यू मतलब इसका कंपोनेंट फॉर्म में, मतलब जो आर का मतलब क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के, ये लिखना होगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, इक्वल टू। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आएगा तो वेक्टर से कार्टेशियन आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको प्रोसेस से करके लिखना है, अगर 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं तो, है ना। ए सॉरी, ए का मतलब क्या है बताओ, ए का मतलब है x1i प्लस y1j प्लस z1 के, ये ए हो गया, प्लस लैम्डा b माइनस ए। b माइनस ए का मतलब है b में से ए को सेपरेट कर रहे हैं, मतलब इजी है ये तो, है ना। देखो क्या होगा, x2 माइनस x1, ये समझ में आया कैसे किया मैंने, x2 माइनस x1i, ठीक है, वेक्टर b माइनस वेक्टर ए कर रहे हैं, प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1 के, ये हो गया, ठीक है, ओके। अब जब मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा तो लैम्डा का मल्टीप्लाई सबसे होगा, ध्यान दो, सबसे हो रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये तो लिखा हुआ है, इक्वल टू x1, लैम्डा का मल्टीप्लाई इधर करोगे तो क्या होगा, लैम्डा इंटू x2 माइनस x1। क्या लिख सकते हैं ऐसे? हाँ जी सर, सर आई कहाँ गया, अरे लिख लेता हूँ, आई बता तो रहा हूँ, लिख रहा हूँ ना सर, आई कहाँ गया, ये आ गया आई, है ना। सिमिलरली जरा ध्यान दो, लैम्डा का मल्टीप्लाई वाई वाले से करो, और मतलब जब इसको और इसको मैं ऐड करेगा, ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो क्या दिखेगा बोलो, ये हमें ब्रैकेट में दिखेगा y1 प्लस लैम्डा y2 माइनस y1, है ना। और जे के वाला ऐड होगा तो क्या होगा, उधर से z1 आएगा, z1, और यहां से आ जाएगा z2 माइनस z1, है ना, लैम्डा का भी मल्टीप्लाई करना है ना, और आई, एक मिनट, यहाँ जे होगा ना, जे कैप प्लस ये हो जाएगा के कैप, ठीक है, ये हो गया। अब हमको अपने कर क्या रहे हैं, हम लोग इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, तो देखो x वाला i के कोफिशिएंट और उस साइड x i का कोफिशिएंट क्या है, x1 प्लस लैम्डा x2 माइनस x1। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ना लैम्डा इक्वल टू क्या आता हुआ दिख रहा है, ये इधर आएगा तो क्या होगा बताओ, x माइनस x1, और अपॉन में क्या होगा, x2 माइनस x1, ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली आप सिमिलरली ना देख सकते हैं, सिमिलरली लैम्डा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, और एंड लैम्डा इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1, ठीक है। सिमिलरली लैम्डा की और भी दो वैल्यू है ना, तो आप दिख रहा है तीनों, ये जो तीनों रेशियो है ये लैम्डा के बराबर है, तो आप यहां से कह सकते हैं सो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। आप इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर, है ना, ओके। y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। सुनिएगा, अगर यहाँ पे x1 माइनस x2 लिखोगे तो यहाँ पे y1 माइनस y2 और यहाँ पे z1 माइनस z2 लिखोगे। ये क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स a एंड b, है ना। दिस इज व्हाट, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, पासिंग थ्रू ए क्या है, x1 y1 z1 एंड b, पासिंग थ्रू a और b से पास कर रहा है। आई बात समझ में, बस सिंपल। तो हम लोगों ने इतना समय लेके ना, आई होप 10 से 15 मिनट जो हो ही गया होगा, इतना समय लेके, ज़्यादा हो गया क्या, इतना समय लेके ना हमने 2 इक्वेशन बनाया,
और आपको ये दोनों इक्वेशन आई हो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को बैक करिए और फिर देख लीजिए। यही तो फायदा है यूट्यूब पे, है ना, कि हम लोग नहीं समझे तो 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो समझ सकते हैं, है ना, बैक करके। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपने बना लिया, है ना। अब हम लोग आओ इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले एकदम सिंपल सा क्वेश्चन करवाते हैं और बहुत इजी है। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पासिस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। बहुत सिंपल है, यहां से इस पॉइंट से पास कर रहा है एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। अच्छा, डायरेक्शन दे रहा है मतलब क्या दे रहा है, देखो डायरेक्शन देने का मतलब है इसके पैरेलल है ना। यहां पे एक ही पॉइंट दिया हुआ है लाइन पे, मतलब हमें 1 पॉइंट फॉर्म वाला लगाना है, पहला वाला हमने क्या पढ़ा था याद करो, हमने पढ़ा था R इक्वल टू, है ना, A प्लस लैम्डा बी, ये पढ़ा था। तो आप यहां पे ना लिख सकते हैं, लेट करके ना लिख सकते हैं। पहले क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन में लेट, पहले वाले को A मान लो, वो पॉइंट गिवन है जहां से पास कर रहा है उसको A मान लिया है, -j और +4 के, और दूसरे वाले को B मान लो, B क्या है, I प्लस j -2 के। ठीक है, अब लिखो आप क्या लिख सकते हैं, एज वी नो डैट, बोर्ड एग्जाम में जैसे लिखना वो बता रहा हूं, एज वी नो डैट वेक्टर, V फॉर वेक्टर, है ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू passing through A, vector A, and in the direction of, या पैरेलल भी लिख सकते हो, and in the direction of B is, क्या होगा वेक्टर इक्वेशन, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी। ये हमने पढ़ा है, बोलो हाँ या ना, है ना। ये वेक्टर इक्वेशन लाइन का होता है, तो बस लिख दो, जहां जहां ए है वहां पे ए रख दो, तो सो कह सकते हैं रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा, R इक्वल टू ए की जगह पे जो पॉइंट है, पॉइंट क्या दिया हुआ, यहां से पास कर रहा है, पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, है ना, 2i माइनस जे प्लस 4 के, है ना, ये ए हो गया, प्लस लैम्डा बी का मतलब हो जाएगा i प्लस जे -2 के। सिंपल हो गया, ये हमारा वेक्टर इक्वेशन। अब बताओ कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता था 1 पॉइंट फॉर्म का, जल्दी से बिना कॉपी में नीचे देखिए, जल्दी बताओ क्या होता था कार्टेशियन फॉर्म। सर x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, है ना। कार्टेशियन इक्वेशन जब कन्वर्ट करोगे आप इसको, तो सुनो एकदम बहुत सिंपल होता है। कार्टेशियन इक्वेशन जो होगा ना, कार्टेशियन इक्वेशन देखिए बहुत सिंपल है, क्या होगा, x माइनस x1 मतलब जिस पॉइंट से पास कर रहा है 2 है, अपॉन में a आता है, डायरेक्शन रेशियोज, तो क्या है, i के सामने 1 है तो 1 लिख लो। सर ये कैसे समझ में आएगा, अरे ये हम लोग अभी पढ़ा ना कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, जिसको समझ में आ गया वो आगे करिएगा। ये देखो ये हमने पढ़ा ना x माइनस x1, है ना, यहाँ पे कहाँ गया जी, इसको इक्वेट किए थे ना, ABC क्या था, अपॉन में जो ABC है ये क्या है, तो तुम बोलोगे सर ये जो वेक्टर B था ना उसी का डायरेक्शन रेशियो है, वेक्टर बी का मतलब जिसके पैरेलल दिया हुआ है उसका डायरेक्शन रेशियो होता है, जिसके पैरेलल है या जिसके इन द डायरेक्शन लिखा हो मतलब उस डायरेक्शन में है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कहाँ गया जी सवाल हमारा, कहाँ गए हो, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस y1 बोले तो देखो -1 है, माइनस एक और फॉर्मूला का होता है, और j के सामने मतलब y1 खुद एक -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, अपॉन में हो जाएगा इधर y का कोफिशिएंट में, इक्वल टू z -4 अपॉन में हो जाएगा -2। सिंपल, ये कार्टेशियन इक्वेशन आ गया। याद रखना डिनोमिनेटर में ना डायरेक्शन रेशियोज यूज होता है। अगर 2 पॉइंट से गुजरेगा, हमने अब वेक्टर में हमने पढ़ा है ना कि अगर कोई लाइन है या कोई वेक्टर है जिसपे 2 पॉइंट पता है तो उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, जैसे वेक्टर AB है, वेक्टर AB का डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आप इसको b माइनस से करेंगे ना, तो बस वही है, डायरेक्शन जो नीचे लिखा होता है डिनोमिनेटर में वो डायरेक्शन रेशियो होता है, चाहे 1 पॉइंट फॉर्म में हो या 2 पॉइंट फॉर्म में हो। तो 1 पॉइंट फॉर्म में तो आराम से डायरेक्शन रेशियो दिख जाता है, 2 पॉइंट फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, यहाँ पे लैम्डा के साथ जो होता है b माइनस ए, वेक्टर b माइनस वेक्टर ए, है ना, पढ़े ना, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b माइनस ए 2 पॉइंट फॉर्म में। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला करते हैं अब, चलो लिखो इसको, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा।
अब आप कहोगे कि सर एग्जाम में आता है तो इसको क्या करके दिखाना पड़ेगा। आप अगर इसको आपको करके दिखाना है कि ये कैसे आया है तो इसको आप लिख सकते हैं आर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के यहाँ पे ऐड कर दीजिए, ठीक है। फिर एक्स की वैल्यू निकालिए, वाई और जेड की वैल्यू, मतलब लैम्डा की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म में निकालिए और इक्वेट कर दीजिए, यही आएगा, ठीक है, जो मैंने डेरिवेशन में भी करवा के बताया आपको। 2 पॉइंट फॉर्म से जा रहा है लाइन, है ना, इसमें 2 पॉइंट फॉर्म वाला आप लगाएंगे कंसेप्ट, है ना। कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इस पे आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, डायग्राम नहीं भी बनाओगे चलेगा, बस मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ आपको, है ना। जैसे मान लो ये एक पॉइंट है 3, 4, -7 और एक वेक्टर बी दिया हुआ, ये पॉइंट, ये क्या है 1, -1 और 6 दिया हुआ है ना। तो वेक्टर ए अगर आप लिखना चाहोगे तो वेक्टर ए है अपने पास 3i प्लस 4j -7 के, और वेक्टर बी लिखना चाहोगे तो वो है 3, 4 -7 और i -j प्लस 6 के, ठीक है। ये वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। अब सुनना ध्यान से, हम जानते हैं क्या आप लिखोगे, एज वी नो डेट इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एज वी नो डेट वेक्टर वी फॉर वेक्टर, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कैसे लिख रहे हैं सर, पासिंग थ्रू पॉइंट ए, पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी इज क्या हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा इज आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, ये हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, जो ए और बी से पास करता है। बस हो गया, आर रहने दो आप एज इट इज, ए की जगह पे वेक्टर ए लिख दीजिए, बी की जगह पे वेक्टर बी लिख दीजिए, तो 3i प्लस 4j -7 के, ए हो गया प्लस लैम्डा बी, बी लिख दो, बस इतना ही लिख सकते हैं आप, है ना, लिख नहीं सकते हो आप, इतना ही लिखोगे और इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है। इसका कार्टेशियन इक्वेशन जब होगा ना, उसको आप चाहो तो आर को ना एक्स आई वाई जे जेड के लिख लीजिए, जैसे डेरिवेशन हम लोग किए थे, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एंड सी फॉर कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता था, देखो 2 पॉइंट से जा रहा है, एक्स माइनस x1 याद आ रहा है कुछ, और अपॉन में क्या होता था x2 माइनस x1, है ना। और हमने यहाँ पे ना 2 पॉइंट है ना जी, ओ हो गया ना मिस्टेक, पासिंग थ्रू पॉइंट्स ए एंड बी, यहां पे लैम्डा के साथ क्या होगा, b माइनस ए होगा ना, पूरा सर कचरा हो गया, मैंने तो पिछला वाला ही लगा दिया, b, यहाँ पे b इज नॉट पैरेलल वेक्टर्स, b इज अ पॉइंट, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, b माइनस ए लिखोगे ना, देखो सर मिस्टेक कर दिए आप, है ना, कमेंट आप लोग कर दिए होगे, मुझे लगता है नहीं किए सर, वही तो हम लोग कंफ्यूज होकर सोच रहे थे और कंटिन्यू वीडियो देख रहे थे क्या हो रहा है, ये यहाँ b माइनस ए होना चाहिए, या a माइनस बी, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है, a माइनस बी या b माइनस ए कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ 2 पॉइंट से पास कर रहा है, ओके। तो r इक्वल टू a लिख लीजिए, a क्या है 3, 4 -7, ठीक है, 3i 3, 4 और -7, है ना, प्लस लैम्डा b माइनस ए, b माइनस ए मतलब 1 -3 करोगे तो -2 मिलेगा, -2i, फिर -1 -4 -5j और एंड देन 6 -7, है ना, 6 + 7 13 के, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा, अब हुआ सही, अब ये दिस इज वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। 3, 4 -7, 1 -3 -2, है ना, b माइनस ए करें, -1 -4 -5, 6 -+ 7, ओके। नाउ कार्टेशियन इक्वेशन, इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा x - x1 3 अपॉन x2 - x1 होता है, ये x2 - x1 करके ये तो आया है ना, तो लैम्डा के साथ जो लिखा हुआ अपॉन में -2 लिख दो, इक्वल टू y - y1, y1 क्या है 4 है, अपॉन में आ जाएगा y2 - y1 या y1 - y2, तो y2 - y1 मतलब -5 हमने निकाला, इक्वल टू z - z1, z1 -7 है, एक और माइनस, पहले +7 हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा बताइए 13, आया या गया, आ गया, दिस इज द आंसर। तो आई होप अब इक्वेशन ऑफ लाइन आपको डिजाइन करने आ गया, चाहे वेक्टर इक्वेशन बोले या कार्टेशियन इक्वेशन बोले, ठीक है। 1 पॉइंट फॉर्म में बोले या 2 पॉइंट फॉर्म में बोले, 1 पॉइंट फॉर्म में आपको एक पैरेलल वेक्टर भी दिया रहता है, 2 पॉइंट फॉर्म में आपको बस 2 पॉइंट दिया रहता है, चाहे वो कोऑर्डिनेट फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिया रहे या वेक्टर में भी दे सकता है, आई जे के में भी दे सकता है बी वेक्टर, है ना। तो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ लाइन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच का एंगल डिजाइन करना सीखेंगे।
ठीक है। तो जब भी आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस होगा ना, तो वेक्टर इक्वेशन, दो वेक्टर के बीच का आपको अगर एंगल निकालने आता है तो आपको ऐसा समझ लीजिए कि एंगल बिटवीन टू लाइंस भी आता है। जैसे मान लो मेरे को ना दो इक्वेशन दिया हुआ है, मान लेते हैं L1 है R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, ये मान लो L1 है। L2 है R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा, इसमें म्यू यूज कर लेते हैं ना, लैम्डा म्यू कोई भी रियल नंबर है बेटा, कोई भी स्केलर है, ठीक है। तो ये अपने पास ना दो लाइन गिवन है, ये अपने को क्या है, दो लाइन दिया हुआ है और इन दोनों लाइन के बीच का इक्वेशन अपने को निकालना है। तो देखो इन दोनों लाइन में मुझे ये बताइए B1 और B2 क्या है, तो आप कहोगे सर वो पैरेलल वेक्टर्स हैं, किसके, L1 और L2 के। मान लो मेरे को ना ये वेक्टर L1 है, ठीक है, और मान लीजिए लेट्स से दिस इज व्हाट, दिस इज L2, ठीक है, ये L2 लाइन है, ठीक है, वेक्टर नहीं, सॉरी मैंने वेक्टर बोल दिया था, L1 लाइन है और एक L2 लाइन है। L1 लाइन किसी के पैरेलल होगा, देखो L1 मान लो इसके पैरेलल कोई B1 है, इसके पैरेलल मान लो B1 है। L2 के पैरेलल यहाँ पे B2 मान लो, है ना, L2 किसी वेक्टर B2 के पैरेलल है। तो क्या आप ये सोच पा रहे हो कि जो एंगल B1 B2 के बीच होगा, जो भी एंगल यहाँ पे B1 B2 के बीच होगा, वही एंगल L1 L2 के बीच होगा। ये कैसे होगा सर? अरे एक बात बताओ, L1 का डायरेक्शन किधर है सर? B1 की तरफ। अगर L1 यूं है, सॉरी अगर B1 ये ऐसा है तो L1 उसके पैरेलल है ना, L1 और B1 पैरेलल है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, और L2 B2 पैरेलल है। सर ये कैसे पता चला B2 पैरेलल है L2 के? अरे इक्वेशन दिया हुआ है ना लाइन का, R इक्वल टू A2 प्लस लैम्डा B2, ये क्या होता है, पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। या ये B2 क्या होता है, जिसके पैरेलल L2 होता है, जिसके पैरेलल अगर लाइन होता है वही लैम्डा या म्यू वही स्केलर के साथ आता है। तो B2 जो है ये L2 के क्या है, पैरेलल है ना, सब पता है। कुछ बच्चों को डाउट रहा होगा इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो जो एंगल यहां से हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड B, यहां से आप लिख सकते हो एंगल बिटवीन B1 एंड B2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू एंगल बिटवीन L1 एंड L2। जो B1 B2 के बीच एंगल होगा वही L1 और L2 के बीच भी एंगल होगा। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल तो सिंपल cos थीटा से निकाल सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं वहां अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सो cos थीटा हमने कैसे निकाला था दो वेक्टर के बीच एंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। cos थीटा क्या होता था, B1 डॉट B2। अगर आपको वेक्टर अच्छे से पढ़े हो ना तो ये चैप्टर एकदम हलवा है, पूरा इजी है ना, B1 का मॉड और B2 का मॉड, ठीक है। अच्छा अब यहीं पे ना, अब आपको इसको कार्टेशियन इक्वेशन में ले जाना हो, कार्टेशियन फॉर्म में भी करना हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ जगह है नहीं, मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखो L1 का इक्वेशन लिख देता हूँ। चलो अगले पेज पे चलते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो हम लोगों ने ना L1 जो लिखा था, L1 है मान लो ऐसा कुछ x1, मान लो L1 जा रहा है x1 से प्लस y1 प्लस z1, ये L1 इस पॉइंट से जा रहा है। तो L1 इक्वल टू R1 A1 प्लस लैम्डा B1 था, तो B1 को मान लो आप A1 प्लस B1 प्लस C1, है ना, K J और I। वाओ, दुनिया वाला I J के लिखते हैं सर, K J I लिखते हैं ठीक है, एक मिनट, ओके, ये L1 हो गया। L2 क्या होगा, तो L2 हो जाएगा, मान लो L2 x2 y2 z2 से पास कर रहा है ना। L2 बोले तो A2 मतलब L2 का पॉइंट A2 है, A2 मान लो आप मान लेते हैं x2 y2 और z2 है ना, ये मैंने मान लिया। तो यहां पे एक्चुअल में यूज किसका है, इन पॉइंट्स का है नहीं, एंगल निकालने के लिए पॉइंट का कोई यूज नहीं है, हमें सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज का यूज करना होता है ना। और ये मान लो B2 है, मान लो A2 I प्लस B2J प्लस C2 के, ठीक है। तो हमने अभी देखा ना, ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज सर B1 वेक्टर है, एंड दिस इज व्हाट, ये B2 वेक्टर है ना। अभी हमने देखा, क्या देखा कि cos थीटा इक्वल टू हम लोग निकाले हुए हैं B1 डॉट B2, दो वेक्टर के बीच का एंगल ऐसे ही निकलता है ना, जो वेक्टर B1 B2 के बीच का एंगल होगा वही L1 L2 के बीच का एंगल होगा। क्यों, क्योंकि L1 L2 रिस्पेक्टिवली B1 B2 के पैरेलल है ना, B1 का मॉड और ये B2 का मॉड, ये हमने देखा एंगल, है ना। अच्छा जनरली हम लोग क्या निकालते हैं बेटा,
चलो पहले तो ये लिख लो, है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर निश्चय जब कार्टेशियन इक्वेशन के फॉर्म में दिया होगा तो आप cos थीटा लिख सकते हो ऑल्सो b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो क्या होगा a1 डॉट a2, है ना, प्लस b1 डॉट b2। अरे क्या कर रहे हैं सर, अरे b1 b2 दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है सर, i j k और i j k को मल्टीप्लाई कर देते हैं, i वाले i से, j वाले j से, k वाले को k से, है ना, a1 a2 प्लस क्या वो एरो मत लगाइएगा b1 b2, ये तो कोई नंबर है ना, c1 c2, a1 b1 c1 कोई नंबर होगा, कोई स्केलर होगा, और अपॉन में क्या करना है b1 का मॉड, तो b1 का मॉड हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है, और b2 का मॉड क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो गया, ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब यहाँ पे ना आपको जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पढ़ते थे तो वहाँ पे याद करो दो स्पेशल केस पढ़ते थे, पैरेलल का और परपेंडिकुलर का, वही दो स्पेशल केस यहाँ पे भी पढ़ना है, ठीक है। तो नोट करके हम लोग क्या करेंगे, नोट करके सुनो, पहला क्या चीज, इफ L1 एक लाइन L1 है वो पैरेलल है L2 के, अगर लाइन L1 और L2 पैरेलल है इट मीन्स B1 और B2 भी पैरेलल होगा, तभी तो वो लाइन पैरेलल है। क्यों? क्योंकि L1 B1 के पैरेलल है, L2 B2 के पैरेलल, अगर ये दोनों पैरेलल तो ये भी पैरेलल होगा। या वाइस वर्सा आप कह सकते हैं कि अगर B1 B2 पैरेलल है तो L1 L2 भी पैरेलल होगा, और दो वेक्टर पैरेलल है तो यहां पे आप कह सकते हैं ना कि क्या कह सकते हैं, एंगल बिटवीन देम इज व्हाट, 0। तो इट मीन्स पैरेलल वाला कंडीशन लगाएंगे, दो वेक्टर पैरेलल होता है तो क्या हो जाएगा, आप यहां पे कह सकते हैं B1 इक्वल टू B2 कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दो, चलो अल्फा कह सकते हो, ठीक है। अगर पैरेलल होता है तो ये कंडीशन लगा सकते हैं, या फिर आप यहां से कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो अगर कार्टेशियन फॉर्म में दिया होगा तो रेशियो ले सकते हो आप, है ना। दो वेक्टर अगर पैरेलल होता है तो रेशियो उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो इक्वल होता है। पढ़े हुए वेक्टर में अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। a1 a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये तो हमने कंडीशन किसके लिए पढ़ा, अगर दो वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा। अब इसी में दूसरा कंडीशन हो सकता है अगर परपेंडिकुलर होगा, वो तो सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। दूसरा, अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब B1 परपेंडिकुलर होगा B2 पे, और अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है इट मीन्स व्हाट, A1 मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट B1 और B2 का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तभी ये क्या हो सकता है, परपेंडिकुलर, है ना। या फिर आप कह सकते हैं अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, जगह है क्या मेरे पास, रुक जाओ, इसको मैं थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लूं, ठीक है। इसको आप लिख सकते, अरे कहां जा रहा है तुम, है ना, देखो इसको आप लिख सकते हो क्या, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अरे भाई वेक्टर वाला कंडीशन, हाँ सर समझ में आ गया, वेरी गुड, है ना। तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो इक्वल ले लेना, परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वाला कंडीशन, b1 डॉट b2 0 हो जाएगा, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर आया जी सर। तो ये एंगल बिटवीन टू लाइन के का कंसेप्ट था, उसके स्पेशल केस थे। आइए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डन। देखो यहाँ पे दो वेक्टर दिया हुआ है, सॉरी दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, इनके बीच का क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। बहुत आसान है, एक लाइन को L1 मान लो, L1 क्या है, R इक्वल टू, सर ये R क्या है, देखो R को कभी कंफ्यूज मत होना, R इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, ये xi प्लस yj या zk है ना, ये मान याद रखिएगा, 3i प्लस 2j माइनस 4k, ये R है, 3 2 माइनस 4, है ना, प्लस लैम्डा, अगला क्या है, i प्लस 2j प्लस 2k, ओके, ये L1 है। और L2 क्या दिया हुआ है, L2 है R इक्वल टू, इसमें i वाला टर्म नहीं है तो आप उसको 0i लिख सकते हो, प्लस 5j माइनस 2k, ठीक है, प्लस ऑफ म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k, 3 2 6 है ना, 1 2 2 है, ठीक है, 3 2 माइनस 4 है 5, ओके। अब इनके बीच का एंगल निकालना है तो सिंपल लगा दो कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा क्या होता है इनका डॉट कर दो,
तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 अपॉन में हो जाएगा इनका मॉड, तो मॉड हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 1 प्लस 4 प्लस 4 इंटू 9 प्लस 4 प्लस 36। ठीक है, ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 अपॉन में है 4 प्लस 8 8 प्लस 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। ठीक है, 40 ये तो 7 होगा, है ना, तो कितना हो गया ये 19, है ना, 19 और 21 21 प्लस में ही है ना सब, हाँ ठीक है ना, 1 इंटू 3, ठीक है, और 1 2 इंटू 3 4 हो गया, और 3 2 जा 2 से 12। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू आ गई, तो हम कह सकते हैं सो cos थीटा इक्वल टू क्या 19/21, सो थीटा इक्वल टू व्हाट cos इनवर्स 19/21, है ना, दिस इज व्हाट एंगल बिटवीन L1 एंड L2, है ना, ये क्या है एंगल बिटवीन L1 एंड L2 है। आया, लिख लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट भी सीखना है ना, पहले ये लिख लो आप लोग। हो गया, लिख लिए। अब कंसेप्ट सीखेंगे, उसके पहले एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग ने एक कंसेप्ट सिखाऊंगा मैं आपको। जैसे ये सवाल है, इसमें भी हम लोग को क्या करना है, एंगल बिटवीन 2 लाइन निकालना है, 2 लाइन के बीच का एंगल निकालना है। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ था वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ था। अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो L2 है और L1 है, इसमें थोड़ा ना गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर, देखो, जो L1 है वो लिखा हुआ है, अरे x माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन माइनस 2 एंड सॉरी कॉमा z इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। तो जब कभी भी इस टाइप से इक्वेशन लिखा हो ना, तो आप क्या करोगे, इसको ना, हम लोग तो पर जानते हैं कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू होना चाहिए। यहाँ पे ये कॉमा लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपने इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सुनिएगा। ठीक है, फिर y प्लस 1 अपॉन माइनस 2 होगा, और फिर यहाँ पे आपको लगाना है इक्वल टू, ये 2 इधर आएगा तो z माइनस 2 हो जाएगा, और अपॉन में कुछ भी नहीं लिखना है, 0 लिखेगा। ठीक है, अपॉन में क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है। ये हो गया L1, ये अपना L1 आ गया। अब ध्यान दो जरा L2 पे, L2 इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, तो L2 इक्वेशन जो है L2 है वो है x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू 2y प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 2। ठीक है, ये L2 लिखा हुआ है। एक मिनट, मैं एक क्वेश्चन और है इसके बाद, वो देख लूं, वो भी करवाना है आपको। ठीक है, ये है ना। अब देखिए इसमें क्या है, आपको ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा कार्टेशियन इक्वेशन लाइन का होता है उसमें x, y और z की कोफिशिएंट में क्या होता है, देखो आप अभी लिखे हो 1 होना चाहिए। जो कार्टेशियन इक्वेशन होता है वो कैसा दिखता है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। कार्टेशियन इक्वेशन ऐसा दिखता है, मतलब x, y और z के कोफिशिएंट में ना पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो यहां पे हम देख रहे हैं x, y, z के कोफिशिएंट में सिर्फ x और z के कोफिशिएंट में पॉजिटिव 1 है, y का कोफिशिएंट ना 2 है। तो क्या करेंगे, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए सुनो क्या करना है आपको, L2 इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 1, यहां से ना आप प्लस 2 कॉमन ले लो, है ना। तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन बताइएगा, ये बन जाएगा y प्लस 3/2 और अपॉन में क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन में x, y, z के कोफिशिएंट में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव 1 होना चाहिए। अब ये आपको 2 दिख रहा है क्या, हाँ जी सर दिख रहा है। इस 2 को हटाना है, तो आप इस 2 को क्या कर सकते हो, 3 के अपॉन मिला सकते हो, या ऐसा सोचो ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दो, तो न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 कट जाएगा न्यूमरेटर का, सोच पा रहे हो। देखो ऐसा कुछ, अगर मुझे ये इस 2 को हटाना है तो यहाँ पे 2 लगा दिया, और डिनोमिनेटर में भी 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये 2 कट जाएगा, मतलब अपॉन में 3/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि इस 2 को नीचे ला सकते हो आप, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 3/2 अपॉन 3/2 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 2।
ये क्या है, ये L2 है, ठीक है। याद रखिएगा, एक और आपको क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं। जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन है 4 - 3x अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 4z माइनस 5 अपॉन 7 लिखा हुआ है। मान लो ये 4z है, तो इसको आपको कार्टेशियन इक्वेशन में तो दिख रहा है, लेकिन कार्टेशियन इक्वेशन का स्टैंडर्ड नहीं है ये। क्यों? क्योंकि x y z के कोफिशिएंट में पॉजिटिव 1 होना चाहिए। तो यहां से क्या करो आप, -3 कॉमन ले लो, तो x के कोफिशिएंट में क्या आ जाएगा, प्लस x, और 4 क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो 4 के सामने प्लस है, तो एक और माइनस लगा के आप यहाँ पे 4/3 कर देंगे। अरे समझे ना, प्लस का मतलब 2 माइनस होता है, एक माइनस कॉमन ले लिया, 4/3 हो गया, ठीक है। और उसके अपॉन में क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, इक्वल टू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। और यहाँ पे सर 4 कॉमन ले लो, तो z माइनस 5/4 अपॉन 7 हो जाएगा। अब क्या करो, इस -3 को ना यहाँ पे डिवाइड कर दो, है ना। इस -3 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, x माइनस 4/3 अपॉन 1 अपॉन -3। ये क्या कर रहा हूँ मैं, इसको ना स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, है ना। और क्या हो जाएगा, z माइनस 5/4 अपॉन 7/4, इस 4 को भी यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो ये जो लाइन है इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, -1/3, 3 और 7/4, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है ये, है ना। और ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, अगर आपसे कोई पॉइंट पूछेगा, मतलब जैसे पॉइंट ए होता है तो ए हो जाएगा 4/3, है ना। ये माइनस तो फॉर्मूला का है ना। और अगर यहाँ पे प्लस आ गया तो 4 खुद एक निगेटिव होगा, है ना, -4 और 5/4 आया या गया, ठीक है, ऐसा कुछ। ओके बच्चों, जी सर, है ना। तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। नाउ तो आते हैं इस क्वेश्चन पे, देखें जरा, ये सवाल है। अब मुझे इस और इसके बीच का एंगल निकालना है, तो हमें मतलब किससे, डायरेक्शन रेशियो से है। तो a1 b1 c1 देख लो क्या है। तो a1 की वैल्यू है 3, b1 की वैल्यू है -2 और c1 की वैल्यू है 0, है ना। 3 -2 और 0। a2 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है 3/2 और c2 की वैल्यू है 2। हो गया, आप cos थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, है ना। तो cos थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, एंगल बिटवीन टू लाइंस। cos थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2। तुम लोग में से b2 कौन है, कमेंट करना, ठीक है। अपॉन में अंडर रूट हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, ठीक है। फिर इसी में इंटू कर दोगे आप a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो बस लगा दीजिए cos थीटा का फॉर्मूला। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा a1 इंटू a2, तो a1 इंटू a2 3 इंटू 1 3, ठीक है, प्लस 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 b1 इंटू b2 -2 इंटू 3/2 करोगे आप, क्या करोगे यहाँ पे प्लस में -2 इंटू 3/2 करोगे, फिर प्लस c1 इंटू c2 मतलब 0 इंटू -2 करोगे, सॉरी c1 0 है और c2 2 है, तो 0 इंटू 2 तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिख दो। अपॉन में अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर करोगे 4, 0 का स्क्वायर 0। अरे सर क्या कर रहे हैं, ये कर रहा हूँ बच्चों, 3 -2 और 0 का स्क्वायर कर दिया, है ना। उसके बाद क्या करेंगे आप, 1 का स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस 4 हो जाएगा, है ना। 1 प्लस 9/4 और प्लस 4, यही है ना। हाँ, 1 9/4 और 4। अब सुनो ध्यान से, ये कैंसिल हो गया, +3 है और -3 ये भी कट गया, तो ऊपर बच गया 0। ऊपर बोले तो न्यूमरेटर में 0, और 0 अपॉन कुछ भी आप करेंगे ना, 0 अपॉन कुछ भी 0 ही होता है। तो cos थीटा 0 आने का मतलब क्या होता है, थीटा इक्वल टू π/2 रेडियन मतलब 90 डिग्री। तो इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा था। तो इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीख लिए, पहला एंगल निकालना तो सीखे ही, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन में होता है तो एंगल कैसे निकालते हैं, और कार्टेशियन इक्वेशन में भी जो लाइन होता है ना, वो कुछ घुमा फिरा के देगा, मतलब कहने का है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है z, कॉमा लगा के लिखा हुआ है z इक्वल टू 2, तो 2 को उधर ले जाओगे और अपॉन में 0 लिख दोगे। मान लो कहीं कुछ ऐसा लिखा हो, जैसे मान लो यही कर लेते हैं, जैसे मान लो x इक्वल टू 2 कॉमा y इक्वल टू 4 कॉमा z इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। तो इस लाइन का इसका मतलब है x -2 कुछ भी नहीं, अपॉन में 0 लिखेंगे, y -4 अपॉन 0 लिखोगे और z -5 अपॉन 0 लिखोगे, ठीक है ना। ऐसे करोगे आप, ओके, अगर कॉमा लगा हुआ है तो, ठीक है। या फिर मान लो ऐसा लिखा हुआ है x इक्वल टू 2 कॉमा y -4 अपॉन 3 इक्वल टू z -5 अपॉन मान लो 4 लिखा हुआ है। तो इस इक्वेशन को कैसे लिखिएगा, इस 2 को इधर लाइए, तो x -2 अपॉन में 0, बाकी सब तो इक्वल टू में है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और x y z का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव 1 है ही, कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम लोग सीखेंगे
डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का ना डिस्टेंस निकालना सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। ओके, आइए इसका एक फॉर्मूला करेंगे, उसके बाद ना डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन सीखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। कौन कौन सा सॉरी कौन कौन सा कंसेप्ट देख लिए? इक्वेशन ऑफ लाइन देख लिए, ये देख लिए, और अब हम क्या सीखने वाले? डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालना है। ठीक है, देखो, तो जब भी दो लाइन के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह देखना होता है कि ये दोनों लाइन, जो भी दो लाइन है, वो सेम प्लेन में है या नहीं है। मतलब सर नहीं समझे, सेम प्लेन में होने का मतलब है, जैसे मान लो ये बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन पे मैंने ये दोनों लाइन बनाई इस बोर्ड पे, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर लाइंस कहलाएंगे, है ना। जैसे ये एक लाइन है और ये लाइन गया, इसको इंटरसेक्ट किया, तो ये दोनों लाइन भी क्या है? कोप्लेनर लाइंस है। अब बात आती है सर हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों लाइन कोप्लेनर है या नहीं है? अभी सब सीख लेंगे, ठीक है ना। तो जब भी दो लाइन के बीच का एंगल निकालना हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना हमें सोचना पड़ेगा कि ये दोनों लाइन सेम प्लेन में है कि नहीं है। प्लेन इसलिए बात कर रहा हूं मैं, आप 11th का जो ज्योमेट्री आप पढ़े थे, वहां पे आप जो ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन पढ़े थे वो 2D ज्योमेट्री पढ़े थे, यहाँ पे हम 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेस की बात हो रही है। स्पेस का मतलब अंतरिक्ष वाला स्पेस में पहुंच जाना। ये रूम, जैसे आपका रूम है, ये एक स्पेस है, तो यहाँ पे जैसे ये प्लेन है, तो ये 3D ज्योमेट्री में प्लेन है ना। आई बात समझ में? सॉरी, प्लेन मतलब ये मार्कर है ना। उसके बाद मेरे पास और कोई पेन अगर दिख जाए, एक मिनट रुक जाइए, अगर मुझे एक पेन और दिख जाए, यस दिख गया, ठीक है। सुनो, जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये दिख रहा है, ये दोनों लाइन आपको पैरेलल दिख रहा होगा, तो दोनों लाइन पैरेलल है, तो क्या मैं यहां से एक प्लेन गुजार सकता हूं? ऑफ कोर्स गुजार सकते हैं सर। गुजार सकते हैं मतलब प्लेन मैं बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। देखो, प्लेन का मतलब है, मुझे एक बात बताओ, अगर दो लाइन पैरेलल होगा, क्या कोई पेज आपके कॉपी का पेज इन दोनों को कंटेन करेगा? हाँ सर। आप कॉपी के पेज को ना पीछे यहां पे रख सकते हो, जैसे मैं अपने हथेली को यहां रखूंगा, तो ये प्लेन है, ठीक है ना। तो ये दोनों लाइन क्या है? अगर दो लाइन पैरेलल है ना, तो 100% वो कोप्लेनर है, मतलब सेम प्लेन से जाएगा। ये मत बोलना सर ये तो हवा में, ये किसी प्लेन पे नहीं है। बेटा एक इमेजिनरी प्लेन आप इमेजिन कर सकते हैं ना, ऐसे जा रहा है ना। अच्छा, अब मान लो ये दोनों लाइन, सुनना ध्यान से, देखो पहले हाथ से समझाता हूँ। मैंने हाथ को ऐसे बनाया, क्या इन दोनों मतलब मैं ऐसे बनाया, क्या ये दोनों सेम प्लेन में होगा? देखो बीच में गैप है बेटा, बीच में क्या गैप है। मतलब कहने का मेरा ये है कि जब मैं मान लो कि दो लाइन मैं ऐसे बनाया, ठीक है, दो ऐसे बनाया, क्या मैं कोई एक ऐसा पेज होगा आपकी कॉपी का जो दोनों को कंटेन कर जाए? नहीं सर। अगर कोई पेज इसको कंटेन करेगा ना, तो इसको कंटेन नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हो? ये दोनों ना कोप्लेनर नहीं होंगे। नहीं चमका? जैसे मान लो दो एरोप्लेन जा रहा है, एक ऊपर से निकल गया, एक जैसे नीचे से निकल गया, इसको कहेंगे नॉन कोप्लेनर है। तो नॉन कोप्लेनर बोलने की जगह पे इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं स्क्यू लाइंस है। क्या है? स्क्यू लाइंस। जो दो लाइन अगर सेम प्लेन में नहीं होता है, तो उसको क्या बोला जाता है? स्क्यू लाइंस बोलते हैं, स्क्यू लाइंस, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो जब हम लोग ना इसका डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस देखेंगे ना, तो यहाँ पे ना हम ना दो टाइप के फॉर्मूला डिजाइन करेंगे। एक, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इफ बोथ लाइंस आर इन सेम प्लेन, और एक फॉर्मूला डिजाइन करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस इफ बोथ लाइंस आर नॉट इन द सेम प्लेन, मतलब जो नॉन कोप्लेनर में है, नॉन कोप्लेनर लाइन है, तो मतलब स्क्यू लाइन से। चमक गया? स्क्यू लाइन का मतलब ऐसा कुछ, है ना। अब आप कहोगे कि सर हवा में आपने बना दिया, आपने बोला देखो गैप है, यहाँ पे भी तो गैप है। तो बेटा यहाँ पे गैप अगर है भी ना, देखो जरा पास से दिखा रहा हूँ, ये गैप है भी, एक मिनट, तो मैं अगर ये दो लाइन ऐसे बनेगा ना, मैं मतलब होल्ड कर रहा हूँ इसको, तो देखो मैं अपने जो मेरा हथेली है ना, वो इन दोनों को कंटेन कर रहा है ना। अगर ये दोनों पैरेलल है तो कोप्लेनर हो गया, ये सेम प्लेन पे है, मतलब मेरे हाथ पे है। आ रही है बात समझ में, है ना। तो कहने का है कि आप ना यहाँ पे ना, जब भी यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ना दो फॉर्मूला पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे फॉर स्क्यू लाइंस। किसके लिए पढ़ेंगे? फॉर स्क्यू लाइंस। अब स्क्यू लाइंस का मतलब समझना दो, वो मैं आपको अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा स्क्यू लाइन कैसे पहचानते हैं, ठीक है। मान लो एक लाइन L1 है, ठीक है, मैं इसका ना वेक्टर इक्वेशन लिख रहा हूँ। L1 इक्वल टू है लिखा हुआ, मान लीजिए L1 है R इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, ठीक है। और L2 लाइन है, मान लो R इक्वल टू A2 प्लस इसमें म्यू यूज कर लो, म्यू B2, ठीक है, ये है। अब अगर आपको इनके बीच का डिस्टेंस देखना हो, क्या देखना हो? इनके बीच का डिस्टेंस देखना हो, तो जो डिस्टेंस होगा, D फॉर मान लो डिस्टेंस हो जाएगा। याद रखिएगा क्या करते हैं, ये थोड़ा सा भूलने टाइप का फॉर्मूला, भूल सकते हो आप। A1 और A2 मतलब पॉइंट को आप सब्ट्रैक्ट कर देना, है ना। A2 माइनस A1 कर सकते हो, या A1 माइनस A2 कुछ भी कर सकते हो। ये कर लिए। फिर इसमें आप क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट करेंगे, किसका? B1 और B2 का।
B1 और B2 के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या करेंगे, डॉट करेंगे, B1 क्रॉस B2, ठीक है। और अपॉन में इसी का क्या करोगे आप, मैग्नीट्यूड निकालोगे, B1 क्रॉस B2 का क्या निकालोगे, मॉड निकालोगे। आई बात समझ में। और ये जो भी आया, हो सकता है ये निगेटिव में भी आंसर आ जाए, और डिस्टेंस निगेटिव में नहीं होता तो फिर से एक बार मॉड ले लेना। मॉड क्यों लेते हैं है ना, क्योंकि अगर निगेटिव आ गया तो उसको पॉजिटिव बना लीजिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का, है ना, जब वो दोनों लाइन क्या होता है, स्क्यू लाइंस होते हैं। अब अगर दोनों लाइन स्क्यू नहीं होंगे, मतलब सेम प्लेन में होंगे, तो लाइन कैसा कैसा हो सकता है, या तो लाइन पैरेलल हो सकता है अगर सेम प्लेन में होगा तो, है ना, या तो लाइन पैरेलल होगा, या तो लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग हो सकता है। बोलो, जैसे मान लो ये लाइन यूं गया, अगर इसके पैरेलल नहीं है कोई लाइन तो थोड़ा सा भी टिल्ट करेंगे तो वो इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो यहां पे इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट सबसे छोटा डिस्टेंस सर 0 होगा। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो सबसे छोटा डिस्टेंस तो 0 ही बोलेंगे ना, अगर टच कर रहा है तो। और पैरेलल लाइन, तो अगर यहाँ पे पैरेलल के बीच के लिए तो कुछ तो डिस्टेंस होगा। तो जब भी दो लाइन सेम प्लेन में होता है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन हम क्या निकालते हैं, पैरेलल लाइन निकालते हैं, है ना। आ रही है बात समझ में। तो फॉर पैरेलल लाइंस, है ना, फॉर पैरेलल, या सेम प्लेन आप कह सकते हो फॉर कोप्लेनर लाइंस, है ना, फॉर पैरेलल लाइंस, या आप ऐसा कर दो फॉर कोप्लेनर लाइंस, है ना। इनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो पहले सुनोगे, आप पहचानेंगे कैसे। L1 जो L2 है ना, ये दोनों जो लाइन है, इसके जो B1 और B2 है, ये दोनों अगर पैरेलल आपको दिख गया, और दो वेक्टर को हमको पैरेलल पहचानने आता है, अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए 0, तो वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है ना। पैरेलल के लिए क्या करते हैं, B1 इक्वल टू, जैसे अगर मान लो दो वेक्टर है B1 और B2 पैरेलल है, तो आप क्या कहोगे, सर B1 जो होगा ना और B2, इस इक्वेट पैरेलल का साइन हटा के आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दो, और कोई भी ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे मान लो सर अल्फा मल्टीप्लाई रहेगा, है ना। या फिर याद करो रेशियो लेते हैं, अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो आई, दोनों के आई के सामने वाले का रेशियो इक्वल टू जे के सामने वाले का रेशियो इक्वल टू के सामने वाला, मतलब के का कोफिशिएंट, समझ रहे हो, है ना। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब चमकेगा, है ना। इसलिए मैंने बोला है वेक्टर अगर आपको आता है तो समझो ये चैप्टर ना हलवा है। A1 मान लो लैम्डा, इसका B ही मान लो, है ना, दोनों का B सेम होगा। अगर लाइन पैरेलल है तो अगर दो लाइन पैरेलल है तो लाइन के इक्वेशन में B होता क्या है, जिसके पैरेलल वो लाइन होता है। तो अगर L1 B के पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली L2 भी तो B के ही पैरेलल होगा ना। अगर ये L1 L2 है, अगर L1 B के पैरेलल है और L1 L2 के पैरेलल है, तो ये भी इसके पैरेलल ही दिखेगा, तो दोनों का B सेम होगा या प्रोपोर्शनल दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे म्यू B कर दो, आई बात समझ में। तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये तो इसके लिए होता था, इसके लिए होता है D इक्वल टू, वही पहला काम तो वही करोगे आप, A1 माइनस A2 करोगे, A1 माइनस A2, है ना, डॉट नहीं और क्रॉस नहीं। क्या करना है यहाँ पे ऐसा सोचो, डॉट और क्रॉस में क्या होना चाहिए, सोचिए, क्रॉस क्या होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। अच्छा, इसको कैसे याद रखोगे, मैं भी जब पढ़ा था ना 12th में, मैं भी सोचता था अरे यार कभी डॉट लगा देता था कभी क्रॉस। इसमें तो याद है कि B1 और B2 का क्रॉस होता है। अगर पैरेलल वाले में या तो कभी तुम डॉट लगा दोगे, कभी क्रॉस लगा दोगे, तो आपको करना क्या, ऐसे सोचना है, डॉट और क्रॉस में ज्यादा कौन सा इजी लगता है, सर डॉट इजी लगता है, क्रॉस टफ लगता है। मतलब क्रॉस थोड़ा पावरफुल इंसान है ना, पावरफुल है, तो डॉट और क्रॉस में समझो लड़ाई हुआ तो डॉट चला गया, क्रॉस रह गया। वाह सर क्या गंदा सा लॉजिक दिए हो, है ना बेटा, बस याद करवाने के लिए दिए हैं, ठीक है ना। तो डॉट और क्रॉस में क्या रहेगा, क्रॉस रहने वाला, डॉट हट जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा B का मॉड, और ये टोटल का मॉड, है ना। आई बात समझ में। तो ये है फॉर स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस, और ये क्या है फॉर पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस्ड कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है। लिखो, लिख लिए, चलिए। अब देखो ये आपको कैसे समझ में आएगा, स्क्यू लाइन है या सर कोप्लेनर है, मतलब ये पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है ना। यहाँ पे क्या, ये जो हम लोग किसके लिए पढ़े हैं, पैरेलल, ये 11 नहीं है ना, पैरेलल लाइन से है ना, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस। तो सुनो कैसे करने वाले हैं, देखिएगा। यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लिख के लाया हूँ, है ना, जो मेरा हैंड रिटन में ही क्वेश्चन है आपके पास। जैसे ये है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, ठीक है। इसमें 4-5 सवाल है, एक कोई क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा या दो करवा दूं। देखो कमेंट करो कितना करवाऊं, सर हम तो फ्यूचर में देख रहे हैं वीडियो, आप तो पास्ट में रिकॉर्डिंग करके चले गए हो, तो कैसे बताएं कौन सा करवाना है। चलो मैं दो आपको ना हिंट कर देता हूं दोनों क्वेश्चन में, है ना। देखो जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, तो फर्स्ट वाले सवाल में ना हम कौन सा रूल लगाएं, सर कोप्लेनर के लिए लगाएं, मतलब पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस लगाएं, या फिर हम लोग कौन सा लगाएं, या फिर हम लोग ना
पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस लगाएं या फिर हम लोग स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस लगाएं, कैसे पता चलेगा? तो देखिए, जैसे पहला लाइन है, जो फर्स्ट लाइन हमारे पास है, फर्स्ट वाला है ना, इसमें ये अपना क्या है, L1 है, ठीक है, ये क्या है, L1 है, और ये क्या चीज है, ये L2 है। तो L1 और L2 मेरे पास दो लाइन दिख रहा है, ठीक है। अब क्या ये पैरेलल है, कैसे पता चलेगा? देखो, पहले वाले L1 का जो डायरेक्शन रेशियो वो क्या है, 2, 3 और 4 है, ठीक है। L2 का जो डायरेक्शन रेशियो है, L2 का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 3, 4, 5 है। जब मैं इनका रेशियो लेता हूं तो क्या रेशियो इक्वल दिख रहा है? नहीं, ये रेशियो इक्वल नहीं है। और जैसे ये रेशियो इक्वल नहीं है तो मैं कह सकता हूं ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है। पैरेलल नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अगर पैरेलल नहीं है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, स्क्यू लाइंस वाला, ठीक है। मतलब दोनों के B1 B2 अलग अलग है, तो स्क्यू लाइन वाला आ जाओ, लगा लो, सिंपल है ना। तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इन दोनों लाइन के इक्वेशन को ना आपको ना क्या करिएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पहला वाला लाइन जो L1 है वो हो जाएगा मेरे पास R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, A प्लस लैम्डा बी हो जाएगा। अब A का मतलब है जो पॉइंट से पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1, 2, 3 से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I, देखो इससे क्या प्रैक्टिस हो गया, कार्टेशियन से वेक्टर में कन्वर्ट करना भी प्रैक्टिस हो गया हमारा, है ना। और 2, 3, 4 है ना, तो ये हो जाएगा 2I 4J और 4K है ना, 3A 4K। L2 क्या है? तो L2 जो है वो है L2, दिस इज व्हाट, R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, ये भी होगा, इसमें म्यू यूज कर लो, है ना। तो 2, 4, 5, 2, 4, 5 मतलब 2I 4J प्लस 5K। ये मैं वेक्टर कार्टेशियन से वेक्टर में लेके आ रहा हूँ सर, ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने फॉर्मूला डिजाइन किया वो वेक्टर फॉर्म के लिए डिजाइन किया है ना, तो ताकि मुझे ना, वैसे तो ये कार्टेशियन में भी लगा लेना, ये नहीं कि सर अच्छा सिर्फ वेक्टर में लगेगा, नहीं भाई मेरे, A1 माइनस A2 इसको सॉल्व कर लो, अगर पॉइंट दिया होगा तो लिख लो यहाँ पे x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, तो कार्टेशियन के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब भी आपको वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन दिया रहे ना, तो उसको वेक्टर में पहले कन्वर्ट कर लिया करो, देखने में अच्छा लगता है और ईजी लगता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाने के लिए इजी लगता है। वैसे तो मुझे ज़्यादा कार्टेशियन फेवरेबल है मेरा, है ना। और क्या हो जाएगा, 2, 4, 5 है। आप लोग कमेंट करके बताना आपका कौन सा अच्छा वाला, आपका फेवरेट फॉर्म कौन सा है। सर अभी तो चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, ऐसे कैसे पता चल जाएगा, 1-2 दिन और पढ़ने तो फिर पता चलेगा कौन सा फॉर्म अच्छा है ना, कौन सा फेवरेट फॉर्म है ना। 3, 4, 5, 2, 4, 5, ठीक है। बहुत 2, 4, 5 हो रहा है, 1, 2, 3 और क्या है अगला, 2, 4, 3, 6 और ये इधर कहाँ चला, ठीक है। सुनो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, A1 माइनस A2 निकाल के रख लो। तो A1 माइनस A2, ऊपर वाला A1 है और ये 2 है, तो 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, फिर 2 माइनस 4 करोगे तो -2 होगा, फिर 3 माइनस 5 करोगे तो -2K हो जाएगा, है ना। 1 माइनस 2 -1, 2 माइनस 4 -2 और 3 माइनस 5 -2, A1 माइनस A2 हो गया। फिर हम लोग करेंगे B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2, तो B1 क्रॉस B2 क्या होगा, ये I J K, B1 ये है 2, 4, 3, 2, 3, 4 और 3, 4, 5, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 हो जाएगा अपने पास, I लिखिएगा, ये डिलीट 3, 5 जा 15 और ये हो जाएगा -16, ठीक है ना। फिर माइनस, अरे क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये 15 हो गया, -16, फिर हो जाएगा 2, 5 जा 10, -4, 3 जा 12, ठीक है, प्लस K लिखेंगे और ये हो जाएगा 4, 2 जा 8, 4, 2 जा 8 और 3, 3 जा 9, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 हो गया, ये अपने पास माइनस का I, माइनस I, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2J और -K, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 आ गया, क्या आ गया, -I प्लस -2 होगा, -2 प्लस 2, है ना। ओके, बस अब लगा दो, फॉर्मूला हो गया। अब क्या करना है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, D कहता है, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, A1 माइनस A2 का डॉट करना है, किससे, B1 क्रॉस B2 से। B1 क्रॉस B1 तो निकाल, B1 क्रॉस B2 तो निकाल चुके हैं, है ना। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो B1 B2 को देख के पता चल जाता है। पैरेलल अगर है तो पैरेलल वाला, पैरेलल नहीं है तो स्क्यू वाला फॉर्मूला लगा दो, सिंपल। ये मैं बता रहा हूं, बाकी के आप लोग को करना है, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन है, कमेंट कीजिएगा आप लोग करने के बाद। तो A1 माइनस A2 करो, A1 माइनस A2 लिख लेते हैं। अच्छा एक काम करें क्या, ये A1 माइनस A2 ये B1 दोनों का डॉट कर लेते हैं ना, यहीं कर लेते हैं।
-1 इंटू -1 करेंगे, -1 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 2, -2 इंटू 2 करेंगे प्लस -2 इंटू -1 करेंगे, -2 इंटू -1 करेंगे और अपॉन में क्या हो जाएगा है ना, b1 और b2 का मॉड ले लो तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर -1 का स्क्वायर 1, तो डेट इज क्या 1 है ना, ये 1 हो गया और ये हो जाएगा 1 और 2 2 जा 4 -4 और ये क्या देगा अपने को प्लस का 2 और अपॉन में हो गया √6, ठीक है, 2 1 3 हो जाएगा यहाँ पे 3 - 4 तो -1/√6 है ना, मॉड है ये, है ना, ये 3 देगा ना, हाँ 2 + 1 3, हाँ ठीक है। तो डिस्टेंस जो आ गया ये मॉड है तो मतलब 1/√6 हो गया है ना, यूनिट्स लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, 1/√6 यूनिट्स। ये हो गया दो लाइन के बीच का डिस्टेंस। अब इसमें मैंने लगाया SQ का फॉर्मूला, ठीक है। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर आपको इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना हो, कौन से दो लाइन के बीच का डिस्टेंस, अगर मान लीजिए, चलो ठीक है, ये L1 है, ये L2 है, इसका B1 क्या है। अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन को देखो तो सेकेंड क्वेश्चन का B1 है, जरा ध्यान दे तो B1 है I + 2J + 3K। सर अब क्या कर रहे हैं, अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। B2 क्या है जरा देखो तो, B2 सेकेंड वाले क्वेश्चन का B2 मतलब दूसरे लाइन वाले लाइन का 2I + 4J - 5K। क्या ये रेशियो देखो तो I के सामने वाला 1/2 और ये 1/2, सर यहाँ तक तो सेम है बट ये 3/5 है, ये रेशियो बराबर नहीं है, तो मतलब इसमें हम वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं पैरेलल वाला, इसमें भी SQ वाला लगेगा। जरा थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन का B1 क्या है, 2 3 4 है, ठीक है, 2 3 और यहाँ पे 4 है, 4K, ठीक है, और अगला क्या 4 6 8, ठीक है, 4I + 6J + 8K। जरा यहाँ पे रेशियो लिखो तो, 2 2 जा 4 देखो तो 2/4 आ रहा है क्या, हाँ जी सर, फिर 3/6 आ रहा है, हाँ जी सर, फिर 4/8 देखो तो ये तो सब बराबर ही दिख रहा है, 1/2 1/2 1/2। तो इसमें आप क्या करोगे, थर्ड वाले क्वेश्चन में आप पैरेलल लाइन वाला फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा वाला, ये वाला, दोनों का B1 B2 सेम है ना। अब आप कहोगे सर B1 B2 सेम कहाँ है, तो अलग अलग है। सुनो 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 सुनो, B1 B2 के लिए आप या तो ये यूज कर लेना या फिर ये यूज कर लेना। करने को तो आप यहां से ना 2 कॉमन ले लो तो 2 म्यू एक नया कांस्टेंट नाम दे देना और यहाँ पे B इसी को यूज कर लेना, किसी एक को यूज कर सकते हो, ठीक है, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इस पे आ जाओ, सेम आंसर आएगा। जरा इसको इसमें देखते कौन सा फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्शन रेशियो 2 है, 3 है, 6 है और इसका क्या है 4 6 12 है। देखो तो 2/4 3/6 और 6/12, क्या ये सेम दिख रहा है क्या, देखो तो x के नीचे वाला इधर x के नीचे वाला 2/4, यहाँ पे y के नीचे वाला 3 है, यहाँ पे क्या 6 है 3/6 और ये 6/12। हाँ जी सर, ये सब रेशियो 1/2 आ रहा है, इसमें भी हम पैरेलल लाइन वाला लगाएंगे। तो पहले दूसरे में आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, SQ वाला, और दूसरे तीसरे में आपको पैरेलल वाला। इसमें तो B क्या होगा, है ना, ले लो 2 3 6 ले लीजिएगा, ठीक है, 2 3 4। हाँ लेकिन पहले इस वाले क्वेश्चन को जो फोर्थ वाला है इसको पहले आप वेक्टर फॉर्म में लेके जाएंगे, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फॉर्मूला लगाने में आपको इजी लगेगा, इजी दिखेगा। समझ में आया, आ गया। तो जरा इसको लिख लीजिए, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले भी वाले भी पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन अभी यहीं पे वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन करके मुझे कमेंट बताना, ठीक है। इसका आंसर तो ये हो गया। नाउ अब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, देखो हम डिस्टेंस वाला भी देख लिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन 2 लाइन्स। 2 लाइन के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीखेंगे, ठीक है, 2 लाइन के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सीखेंगे, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन बोलता है कि जैसे दे देता है आपको, बोलता है कि इन 2 लाइन के बीच का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, ठीक है, या फिर बोलता है कि चेक वेदर द फॉलोइंग लाइन्स आर इंटरसेक्ट और नॉट, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग देन फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब या तो सवाल आपको बोलेगा डायरेक्ट इन 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, या फिर बोलेगा चेक वेदर द गिवन लाइन्स आर इंटरसेक्ट और नॉट, मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड इफ दे इंटरसेक्टिंग देन फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आ गया दोनों टाइप का सवाल। या फिर कभी कभी बस इतना बोलता है कि चेक कीजिए ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। तो अगर आपको ना सिर्फ बोलेगा चेक करो कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, नहीं सर कौन से दोनों लाइन, वो 2 लाइन का क्वेश्चन देके देगा। अगर आपको सिर्फ चेक करने बोलेगा कि बताइए ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे,
ऐसे सवाल में ना अगर सिर्फ चेक करना होगा तो आप दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाल दो। अगर डिस्टेंस 0 आया तो ऑफ कोर्स सर इंटरसेक्टिंग करेगा, है ना। अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 तभी आता है ना जब इंटरसेक्ट करता है। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 नहीं आया, इट मींस दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, इट मींस दे आर आइदर पैरेलल और सॉरी या तो पैरेलल होगा या तो स्क्यू लाइन होगा। आई बात समझ में। तो इस कंसेप्ट के अंदर हम लोग अभी 3 चीज सीखने वाले हैं ना, सॉरी किसमें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में। आई बात समझ में। तो आइए पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन देखते हैं, फिर करने वाले, फिर हम लोग इमेज वाले पे जाएंगे, फिर हो जाएगा ये टॉपिक, इस चैप्टर का सारे टॉपिक खत्म। आओ देखें कहाँ है जी पहला इस पे क्वेश्चन है, रुक जाइए, है ना। अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपका कमेंट देखूंगा, मैं आपको वहीं पे कमेंट में मैसेज करके ही रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सो डैट द लाइन्स आर इंटरसेक्ट। मुझे बस अगर मान लो ये नहीं होता, मतलब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना होता और बोलता कि प्रूव करो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, बस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस दिखा देते, देख भैया डिस्टेंस निकाला और नॉन जीरो आया। किसको बोलते, देखो भैया इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाले हैं, नॉन जीरो आया, मतलब दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। और अगर प्रूव करना होगा इंटरसेक्टिंग, अगर मुझे प्रूव करना होगा इंटरसेक्टिंग तो डिस्टेंस निकाल देंगे, अगर 0 आ गया तो वो इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 नहीं आया तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। इस तरीके से दोनों प्रूव हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे ना अपने को ये निकालना हो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा तरीका अलग होगा। पहले क्वेश्चन लिखिए आप लोग, है ना, साइड हो जाता हूं मैं, सवाल लिखो यहीं पे वीडियो को पॉज करके लिख लो क्वेश्चन, है ना। तो अब इसमें अपने को ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे सवाल को, ठीक है। सिर्फ मुझे अगर सिर्फ इंटरसेक्टिंग के बारे में कहता है तो डिस्टेंस फार्मूला से चलते, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी कह रहा है, तो इसको करने का क्या तरीका होता है सुनिएगा। देखिए सबसे पहले जो गिवन लाइन्स है ना शो करना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे x-1/2 इक्वल टू y माइनस, ये L1 है अपने पास, ठीक है, L1 लाइन गिवन है, y-2/3 इक्वल टू z-3/4, है ना। आप क्या करो, मान लो इसको ना किसी के इक्वल मान लो लैम्डा के इक्वल मान लिया, ये लेट कर लेते हैं, ठीक है। सुनते जाइएगा क्या कैसे करेंगे ये सवाल को, ठीक है। जो भी लाइन, अगर मान लो यही सवाल वेक्टर इक्वेशन में होता तो कार्टेशियन में आप कन्वर्ट कर लेना और जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करना, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2 और z इक्वल टू हो जाएगा 4 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। x इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, y इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2 और z इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3, ठीक है। सिमिलरली जो L2 है वो क्या दिया हुआ है, जो L2 है वो है L2 इक्वल टू है x-4/5 इक्वल टू y-1/2 इक्वल टू z। अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान के चले, ठीक है। इक्वल टू इसको कुछ और मान लो इसको मैंने म्यू मान लिया, ठीक है। ये लेट कर लेते हैं, म्यू के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 5 म्यू प्लस 4, ठीक है। y इक्वल टू हो जाएगा 2, ये 2 है ना, z मत समझिएगा, ये 2 है। तो y इक्वल टू हो गया 2 म्यू प्लस 1 और z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 म्यू, बस, है ना, म्यू हो जाएगा। आई बात समझ में, इतना पहला काम करना है, ठीक है। जो भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा इसको मैंने लैम्डा की इक्वल माना, तो x की वैल्यू आ गई 2 लैम्डा प्लस 1, y की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 2 और z की वैल्यू हो जाएगी 4 लैम्डा प्लस 3। इसको मैंने म्यू के इक्वल माना, तो x की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी 5 म्यू प्लस 4, y की वैल्यू हो जाएगी 2 म्यू प्लस 1 और z की वैल्यू हो गई म्यू, ठीक है। ये आ गया, ये दोनों क्या है अपने पास, ये लाइन के इक्वेशंस को मैंने लैम्डा और म्यू के इक्वल माना, तो ये आया। अब सुनना ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्स वाई जेड होता है ये क्या होता है। तुम कहोगे सर अभी कुछ देर पहले जो हम लोग डेरिवेशन किए थे उसमें एक्स वाई जेड किसको माने थे, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट को मानते थे। तो कहीं ना कहीं किसी भी इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड होता है ना, किसी भी लाइन के इक्वेशन में जो यहाँ पे एक्स वाई जेड आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्या होता है, उस लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान सकते हैं। एक्स वाई जेड को कोई एक जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एक्स वाई जेड। तो अगर मान लो दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा, मान लेते हैं दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, तो उनके पास एक कॉमन पॉइंट तो होगा, बोलो हाँ या ना, है ना। देखो अगर मैं लैम्डा का वैल्यू इसमें 0 मान लूंगा ना, मान लो पहले यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू 0 मान लूंगा, तो x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3, तो मतलब 1 2 3 आएगी। तो ये जरूर कोई ना कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा इस लाइन पे। अगर मैं म्यू को 0 मान लूंगा तो क्या आएगा, 4 1 और 0,
क्या आएगा 4, 1 और 0, ये किस पे आएगा, ये लाइन L2 पे कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो लैम्डा और म्यू के अलग अलग वैल्यू के लिए सॉरी, लैम्डा और म्यू के अलग अलग वैल्यू के लिए दिस लाइन पे और दिस लाइन पे अलग अलग पॉइंट का क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। अगर मैं यहाँ पे लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखूंगा तो लाइन 1 पे ना अलग किसी भी पॉइंट में कोऑर्डिनेट मिल सकता है। हाँ, कंफर्म है वो जो भी कोऑर्डिनेट आएगा वो इसी लाइन पे कहीं होगा, अगर ये L1 है। और अगर मान लो ये दूसरा L2 है, ये L2 है, तो मैं म्यू की अलग अलग रियल नंबर में कोई वैल्यू लूंगा, म्यू की अलग अलग वैल्यू यहां पे रखूंगा, तो इस पे जरूर कोई ना कोई पॉइंट मिलेगा अपने को। यहां तक कहानी क्लियर है? ओके, अब सुनिएगा यहां से, ठीक है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं, अच्छा अगर ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो कोई ना एक पॉइंट कॉमन होगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये लैम्डा के किसी वैल्यू को रख के आएगा और म्यू के किसी वैल्यू को रख के आएगा। तो मैं यहां पे कह सकता हूं फॉर सम, सेम नहीं बच्चों, सम है ना, फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ठीक है, फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ये जो एक्स वाई जेड है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। ये क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। यहां तक ये कहानी क्लियर है? ओके। फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस विल बी व्हाट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा तो हम कह सकते हैं दोनों, मतलब कि यहां पे जो x की वैल्यू आएगी, मान लो कुछ देर के लिए कि ये जो एक्स वाई जेड है, चाहे लैम्डा के टर्म में एक्स वाई जेड है या म्यू के टर्म में एक्स वाई जेड है, कुछ देर के लिए अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली चीज और ये वाली चीज अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो 110% ये वाला पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। मतलब ये वाला x और ये वाला x सेम होगा, ये वाला y ये वाला y सेम होगा, है ना, और ये वाला z और ये वाला z सेम होगा फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हम मान सकते हैं फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों का x सेम होगा। मतलब 2 लैम्डा प्लस 1 जो होगा वो बराबर होगा 5 म्यू प्लस 4 के, ठीक है। 5 म्यू को इधर लेके आ जाओ तो 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू, 1 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3। इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो, ठीक है। सिमिलरली 3 लैम्डा प्लस 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 म्यू प्लस 1 के, 2 म्यू इधर आ गया, है ना, तो 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 1 को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ये इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? और उसके बाद क्या कर लेंगे, थर्ड इक्वेशन क्या है, 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू हो गया म्यू, तो 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। हमारा काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूफ, पहला तो प्रूफ शो करना है कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, और इंटरसेक्ट करने के बाद हमें ये शो करना है कि ये उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखो शो कैसे होगा, आप क्या करो, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करो, वहां से लैम्डा और म्यू को निकालो, ठीक है, आ जाएगा। और उस लैम्डा और म्यू को इक्वेशन नंबर 6 में रखिए। अगर लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू आप इक्वेशन 4 और 5 को यूज करके फाइंड आउट किए हैं, अगर वो इक्वेशन 6 को सेटिस्फाई करेगा तो 100% ये क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगा। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, सॉल्विंग यही तरीका होता है बच्चों, है ना, इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं। तो 4 इक्वेशन क्या, फोर्थ है 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 3, और 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू माइनस 1, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 4, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 5। क्या करें, चलो लैम्डा का वैल्यू, म्यू का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से, है ना, तो ये कितना हो जाएगा। ये क्या कर रहा हूँ मैं बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पढ़े हो ना 10th क्लास में, वही सॉल्व कर रहे हैं, है ना। ये 4 लैम्डा हो जाएगा माइनस 5 टू जा 10 म्यू, और ये 3 टू जा 6 हो जाएगा। फिर 15 लैम्डा माइनस 5 टू जा 10 म्यू इक्वल टू माइनस म्यू, कुछ कैंसिल होगा, हाँ जी, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा माइनस 11 लैम्डा इक्वल टू 11, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है, लैम्डा वैल्यू -1 आ गया। सिमिलरली म्यू का वैल्यू निकालना है,
पुट लैम्डा इक्वल टू -1 इन किसी भी इक्वेशन में रख दो, चलो इक्वेशन नंबर 4 में रख देते हैं, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू -1। तो फोर्थ इक्वेशन है 2 लैम्डा की जगह पे -1 रखा, -5 म्यू इक्वल टू 3, तो यहाँ से हो जाएगा -5 म्यू को इधर ले जाओ, +5 म्यू, 3 को इधर ले आओ, ये -2 -3, तो यहाँ से बच्चों म्यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -1। लैम्डा और म्यू सेम आ गया, जरूरी नहीं कि हर बार सेम आएगा, इस सवाल में सेम आ गया है। अब क्या करो, इन दोनों वैल्यू को पुट लैम्डा इक्वल टू -1 एंड म्यू इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 6th इक्वेशन में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 6 क्या है देखो जरा, इक्वेशन नंबर 6 है 4 लैम्डा -3 में, है ना, 4 लैम्डा के जब ये रखो माइनस म्यू, 3 म्यू है या म्यू है, म्यू है ना, -1 हो गया इक्वल टू -3, देखते हैं ये सही आ रहा है कि नहीं, ये -4 होगा, ये +1 इक्वल टू -3, मतलब -3 इक्वल टू -3, दिस इज व्हाट, दिस इज ट्रू। तो हम कह देंगे हैंस गिवन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, हैंस गिवन लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, ये लाइन्स क्या है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बस यही तरीका होता है। एक बार फिर से सुनना, हो गया सवाल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। सुनो क्या करना है, सबसे पहले जो भी इक्वेशन देगा, चाहे वेक्टर इक्वेशन में दो या कार्टेशियन इक्वेशन में दो, अच्छी बात है, वेक्टर इक्वेशन में देगा तो उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देना, कर दोगे वो तो आसान है। उसके बाद क्या करना, एक इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल मान लेना, दूसरे को म्यू के इक्वल मान लेना, दोनों से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। एक अगर पहले वाले इक्वेशन को लैम्डा के इक्वल माने हो तो पहले वाले इक्वेशन से एक्स वाई जेड की वैल्यू लैम्डा के टर्म में आएगी, और दूसरे वाले इक्वेशन को अगर म्यू माने हो तो एक्स वाई जेड की वैल्यू म्यू के टर्म में आएगी। हम मानेंगे कि अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना, एक्स वाई जेड क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम कह सकते हैं सो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का एक्स सेम होगा, वाई सेम होगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों का एक्स को क्या किया, सेम किया, देखो दोनों के वाई सेम होंगे और दोनों के जेड सेम होंगे। यहाँ से ना लैम्डा और म्यू में 3 इक्वेशन आएगा। तो कब इंटरसेक्ट करता है, अगर मान लो लैम्डा और म्यू को सॉल्व किए पहले 2 इक्वेशन को यूज करके, जो भी आया वो अगर थर्ड को भी सॉल्व करेगा, इसका मतलब जो हमने ये इक्वल माना है ना, ये सही माना है। और अगर ये थर्ड को सॉल्व नहीं करता, सेटिस्फाई नहीं करता, तो जो मैंने इक्वल माना है वो गलत माना, इट मीन्स दे विल नॉट इंटरसेक्ट या दे नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, है ना। तो बट यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया तो हम कह सकते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा प्रूव हो गया पहला काम। अब दूसरा निकालना हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बहुत ईजी काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सुनिएगा फॉर अगला काम, हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे ध्यान दो। सो फॉर POI, मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं दोस्तों, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए किसी एक को यूज कर लो, x इक्वल टू किसी एक को, लैम्डा वाला इक्वेशन यूज कर लो या म्यू वाला, चलो लैम्डा वाला यूज कर लेते हैं। x इक्वल टू क्या है, 2 लैम्डा प्लस 1 है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2, लैम्डा की वैल्यू क्या है -1 प्लस 1, ये -2 प्लस 1 क्या देगा, -1 देगा, है ना, -2 प्लस 1 -1 दिया। y इक्वल टू क्या दिया हुआ है देखो जरा, y इक्वल टू है x इक्वल टू y इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस प्लस 2 है, 3 लैम्डा प्लस 2 है, तो y इक्वल टू 3 लैम्डा के जगह पे -1 रखेंगे, प्लस 2, ये -3 प्लस 2 क्या देगा, -1 देगा, है ना। और z इक्वल टू क्या था अपने पास, z इक्वल टू है 4 लैम्डा प्लस 3, है ना, 4 लैम्डा प्लस 3, तो यहाँ से हो जाएगा 4 लैम्डा का वैल्यू -1 रखो प्लस 3 रखो, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 3, अरे वाह, तीनों -1 आ गया। तो बस यही एक्स वाई जेड है, यही हमारा क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे लिख दोगे सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, POI का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, ऑफ गिवन लाइंस, ऑफ गिवन लाइंस आर, क्या आर नहीं बच्चों, इज ना, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, इज क्या होगा, -1 एंड माइनस, है ना, ये हमारा आंसर है। आया, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद एक और टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बोला कि क्या बोला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला निकालने देगा, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन होगा, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग ना इमेज पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे एक, है ना, उसके बाद इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट ऐसा समझो हो जाएंगे, है ना। एक इमेज पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हो जाएंगे। इमेज और फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे करोगे, देन डन, ठीक है। कौन सा करवाऊँ, चलो पहले ये देख लो, है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन पढ़िए, है ना, बहुत इजी सवाल है, इजी है, बट आप अभी आई होप आप लोग को ये नहीं आ रहा होगा, तो अभी सीख जाओगे, बहुत इजी है। देखो कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से, बहुत इजी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना पहले अभी जो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का जो कंसेप्ट पढ़ा ना, उसके हेल्प से, मतलब कुछ कंसेप्ट वहां से यूज होगा। यहाँ पे फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन दिस, मतलब कहने का है, देखो
मतलब कहने का ये है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है ना, चलो यहाँ मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको P मान लेते हैं, ठीक है, 0, 2 और 3। मुझे क्या करना है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। ओके, तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर इस पे डालूंगा ना, तो परपेंडिकुलर का कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, मान लो ये F कोऑर्डिनेट है ना, ये क्या F है, तो मुझे ना यही कोऑर्डिनेट F निकालना है, यही फाइंड आउट करना है F। अगर मान लो फॉर एग्जांपल फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोल देता है ना, एंड इमेज भी बोल देता, मान लो इमेज भी निकालना होता है इस पॉइंट का। इमेज मतलब सर, हाँ, इमेज का मतलब ये है, अगर ये पॉइंट है, ये मिरर का काम कर रहा है, तो इमेज इसके नीचे होगा। हमने फिजिक्स में पढ़ा है, मान लो ये कोई प्लेन मिरर है, सुनो क्या कंसेप्ट यूज करेंगे, ये मान लो कोई प्लेन मिरर है, इसके सामने अगर मान लो कोई इंसान बैठा हुआ है ना, अगर ये 5 मीटर सामने है, अगर प्लेन मिरर में है, फिजिक्स में हम पढ़े हैं कि इमेज कहाँ बनता है, 5 मीटर पीछे ही बनता है। कहाँ बनता है, 5 मीटर पीछे ही क्या बनता है, इमेज बनता है इस इंसान का, है ना। सर इमेज जैसा नहीं लग रहा है ना, इमेज हमने पढ़ा प्लेन मिरर में जितना फ्रंट में हम हो तो उतनी बैक में इमेज बनता है। उसी तरह ना यहाँ पे अगर पॉइंट P से अगर एक रे चला, ये मिरर में टकराया, तो इमेज इसका कहाँ पे होगा। इसी सवाल से ना मैं आपको इमेज भी सिखा देता हूँ, याद रखिएगा। इमेज यहाँ होगा, जितना फ्रंट में ऑब्जेक्ट है ना उतना ही बैक में ना नीचे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। आई फॉर मान लो इमेज है, आई बात समझ में। मैं इमेज का कुछ कोऑर्डिनेट कुछ देर के लिए मान लेता हूँ, अल्फा, बीटा, गामा। इस सवाल का मेन तो हमें फुट निकालना है, याद रखिएगा। अगर अपने को सिर्फ इमेज भी निकालने होगा ना तो पहले फुट निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस सवाल में सिर्फ फुट निकालना था, तो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया, मान लो इमेज भी निकालना होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आपको तो फुट तो निकालना ही पड़ेगा। सर सिर्फ फुट इमेज निकालना होता तो, सिर्फ इमेज निकालना होता तो भी फुट निकालनी ही पड़ती। बता रहा हूं क्यों, देखो। अब कुछ देर के लिए इमेज को कहानी से बाहर रखो। सवाल में पहला हमें जो गिवन क्या था, फुट निकालना था, फुट को भी मन में लाओ, बस फुट निकालना है। अब फुट कैसे निकालेंगे, फुट कहाँ पे है, तो आप कहोगे सर फुट इस गिवन लाइन पे होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसी गिवन लाइन पे होगा। तो ये गिवन लाइन का इक्वेशन क्या है, गिवन लाइन का इक्वेशन है x प्लस 3/5 इक्वल टू y माइनस 1/2, y माइनस 1/2 इक्वल टू z प्लस 4/3, है ना। 5, 2, 3 है, x प्लस 3, y माइनस 1 और z प्लस 4। ओके, सुनते जाना ध्यान से कैसे निकालेंगे। मुझे एक बात बताओ, इस लाइन पे कितने पॉइंट हो सकते हैं। आप कहोगे सर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है। अगर इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं तो उस बहुत सारे पॉइंट में एक पॉइंट तो इमेज भी होगा। बोलो, इस लाइन पे अगर मैं देखूं तो इस लाइन पे ना बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। अच्छा, एक पॉइंट में इमेज बोल दिया था, सॉरी माफ कीजिएगा, फुट। बहुत सारे पॉइंट में एक पॉइंट तो फुट हो सकता है, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, एक पॉइंट फुट तो हो सकता है। अब ये जो फुट है ये कहीं ना कहीं PF या PI पे भी लाई कर रहा है। बोलो, देखो ये जो PI मान लो एक लाइन आपको दिख रहा है उस पर भी लाई कर रहा है, और ये इस लाइन पे भी लाई कर रहा है। कहीं ना कहीं जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना वो PF और इस लाइन L का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब तो मैं कह सकता हूं कि इस पॉइंट F को इस इक्वेशन में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर XYZ रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी लाइन पे जनरल पॉइंट को, कोई भी अननोन पॉइंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, उस लाइन के इक्वेशन में जो भी XYZ होता है, ये हम जानते हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, देखो सेम जैसे पिछली बार मैंने लैम्डा की इक्वल माना था ना, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, इसको लैम्डा मान लेता हूँ। लेट अपॉन 2 z प्लस 4/3 इक्वल टू मैंने लैम्डा मान लिया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए सर, 5 लैम्डा माइनस 3 हो जाएगा, वेरी गुड। y इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा, z इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 3, y इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, है ना, z इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 4। ओके, अब ये जो भी XYZ है क्या कह सकते हैं, दिस x y एंड z, है ना, दिस, है ना, विल बी क्या होगा, विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, एक मिनट इसको अच्छे से लिख दो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर F हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन किसके लिए, फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा, है ना। ये हो सकता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट, ये जो XYZ है इस लाइन पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। तो हो सकता है लैम्डा की अलग अलग वैल्यू मानोगे ना, इसमें लैम्डा की अलग अलग वैल्यू रखोगे ना, तो इसी लाइन पे ना आपको ना अलग अलग पॉइंट मिलेगा। तो हमें तो नहीं पता ना लैम्डा की किस वैल्यू के लिए F को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं पता। अब वही लैम्डा अपने को निकालना है, लैम्डा के जिस अननोन वैल्यू के लिए F को रिप्रेजेंट करेगा ना वही लैम्डा निकाल लेंगे, देखना अभी, है ना। तो पहले तो ये लिख लो, दिस XYZ will be coordinate of
कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, फुट ऑफ क्या लिखेंगे, फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लैम्डा। यहां तक की कहानी क्लियर है जी सर, है ना। अब सुनिएगा, तो हम कह सकते हैं सो लेट 5 लैम्डा माइनस 2, 5 लैम्डा माइनस 3 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा माइनस 4, है ना। ये क्या है, इज कोऑर्डिनेट ऑफ, इज व्हाट, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ है। इसको मान लेते हैं 5 लैम्डा प्लस माइनस 3 और 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा माइनस 4, ये क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ हो गया। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है, एफ का कोऑर्डिनेट हो गया। अब सुनना, अगर एफ का कोऑर्डिनेट हो गया तो मैं आपसे बोलूंगा कि यार पी एफ वेक्टर क्या होगा। देखो पी भी पता है, एफ भी पता है, तो अगर मैं आपसे कहूंगा कि अगर मैं आपसे कह सकता हूं कि पी एफ वेक्टर क्या होगा, तो तुम कहोगे कि सर एफ माइनस पी कर लो। ठीक है, कर लेते हैं, एफ माइनस पी। तो एफ तो मुझे पता है, 5 लैम्डा माइनस 3 में 0 को सेपरेट करोगे तो वही आएगा, 5 लैम्डा माइनस 3 ही आएगा। ठीक है, ओके ओके ओके, आई मान लो, प्लस 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 2 लैम्डा प्लस 1 में आप माइनस 2 सेपरेट करोगे ना, तो 2 लैम्डा माइनस 1 आएगा, है ना, 2 लैम्डा माइनस 1 जे प्लस, फिर आप क्या करेंगे, 3 लैम्डा माइनस 4 में आप क्या करोगे, और माइनस 3 सेपरेट करोगे तो 3 लैम्डा माइनस 7 हो जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 7, कोई दर्द, नो दर्द। ठीक है, ये पी एफ वैक्टर हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है एज पी एफ जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है एल पे, पी एफ लाइन एल पे परपेंडिकुलर है। अब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो हम जानते हैं उनका, तो यहाँ से कह सकते हैं ना उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि पी एफ और ये लाइन एल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो पी एफ का डॉट प्रोडक्ट इस लाइन के किसके डायरेक्शन रेशियोज लेना है अपने को, है ना। इससे मतलब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो b1 डॉट b2 0 होता है, तो मान लो इस लाइन का b1 क्या होगा, वही pf होगा, और इस लाइन का b2 कौन है, 5 2 3 है ना, तो इससे डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो हम कह सकते हैं 5 लैम्डा माइनस 3 इंटू 5, ये जो कर रहा हूँ ना यहाँ से आपको ना लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। अगला क्या है, रुक जाओ, 5 लैम्डा माइनस 3 है इंटू 5 किया मैंने, ठीक है, फिर 2 लैम्डा माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 3 लैम्डा माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इसको रखूंगा 0 के इक्वल, यहां से स्टूडेंट लैम्डा आ जाएगा। और जैसे ही लैम्डा आया मतलब XYZ आ गया, XYZ आ गया तो कौन आ गया, फुट आ गया। फिर आप सोच रहे हो सर फिर इमेज कैसे निकालोगे, रुको बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। फुट तो आ गया ना, देखो तो पहले तो लैम्डा पे फोकस करते हैं। लैम्डा आया नहीं, इतना खुश होने लगे हो, ये कितना हो गया 25 लैम्डा माइनस 15, ये 4 लैम्डा माइनस 2, ओई प्लस होगा ना 9 लैम्डा माइनस 21 इक्वल टू 0, 25 4 29 3 38, वही 38 लैम्डा, यहाँ से हो जाएगा माइनस 21, 21 माइनस 23, अरे वाह बहुत शानदार। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और लैम्डा की वैल्यू जैसे ही आई हम कह सकते हैं सो कोऑर्डिनेट, तो यहाँ से निकाल सकते हो आप। देखो थोड़ा साइड कर दूँ इसको मैं, तो यहाँ से लिख सकते हो सो कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, किसका कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, एफ बोले तो कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब एफ का, है ना। देखिए तो एफ का कोऑर्डिनेट क्या है, कहाँ गया जी, ये है एफ का कोऑर्डिनेट, है ना, 5 लैम्डा माइनस 3, तो 5 लैम्डा का वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा की जगह पे 1 रखेंगे ना, कॉमा 3 लैम्डा माइनस 4 है, तो 3 लैम्डा का वैल्यू 1 है माइनस 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस 3 2 प्लस 1 3, और ये हो जाएगा माइनस का 1, है ना। तो ये फुट का कोऑर्डिनेट आ गया। ओके जी, ये 2 3 माइनस 1 आप रख के भी देखो उसको सेटिस्फाई करेगा। 2 3 माइनस 1 आया ना, 2 3 माइनस 1 आया, तो यहाँ पे रखोगे, हाँ ये 1 देगा, है ना, 3 में से हाँ ये भी 1 आ रहा है, माइनस 1, हाँ वेरी गुड। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया है 2 3 और माइनस 1। समझ में आयो या नहीं आयो, आ गए हो, तो ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब बात आती है सर इमेज कैसे निकालेंगे, तो इमेज के लिए हम वही फिजिक्स वाला कंसेप्ट अभी जो बताया, जितने फ्रंट में है उतने ही बैक में इमेज बनेगा। ठीक है, इसका मतलब एफ से जितना ऊपर
P है उतना ही नीचे I होगा, F से जितना ही ऊपर P है उतना ही नीचे I होगा। हम कह सकते हैं यहाँ से फॉर इमेज के लिए, आ जाइए यहाँ पे लिखेंगे, है ना, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले लिख लो। सो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, है ना, ये क्या हो गया 2 3 -1, है ना। आइए अब इमेज के लिए देखते हैं। फॉर इमेज के लिए क्या करेंगे, इमेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस कॉर्ड मतलब 0 + अल्फा बाई 2 इक्वल टू बीच वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। तो बीच वाले, अरे कहाँ गए हो, बीच वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, अभी निकाले ना, कहाँ चला गया जी, हाँ, बीच वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या 2 है ना, मिड पॉइंट फार्मूला है ना, ये दोनों, ये एफ पी और आई के बीच में है तो मिड पॉइंट फार्मूला है ना, दोनों एंड के एक्स को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा। अरे ये जो पढ़े हैं, जैसे ए बी और ये सी है, ये मान लो x1 y1 z1 है, ठीक है, और ये मान लीजिए x2 y2 और z2 है, और बीच में कोई पॉइंट है x y और z। अगर मैं c को बोलूं c इज द मिड, इफ c इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इफ c इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी देन x1 + x2 बाई 2 x के बराबर होगा। y की वैल्यू क्या होगी, y1 + y2 बाई 2 y के बराबर, z इक्वल टू होगा z1 + z2 अपॉन 2, ठीक है। तो वही यहाँ पे कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो इस 0 + अल्फा बाई 2 2 के बराबर होगा, तो यहाँ से 2 के बराबर होगा, अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। 0 + अल्फा बाई 2, उसके बाद 2 + बीटा बाई 2 बीच वाले पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। तो बीच वाले पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है, तो ये आप रखोगे 3, तो यहाँ से बीटा के वैल्यू आ जाएगा 3 × 6 में ये 4 हो जाएगा। एंड देन 3 + गामा बाई 2 बीच वाले पॉइंट के z कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तो वो क्या है, -1 है, -1 है, तो गामा की वैल्यू क्या होगी, -2 -3 मतलब क्या, -5। आया या नहीं आया, तो ये हमारा अल्फा बीटा गामा जो आया इमेज का कोऑर्डिनेट आ गया। मैंने क्या किया इमेज के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, 0 + अल्फा बाई 2 इक्वल टू 2 के बराबर होगा, तो 0 + अल्फा बाई 2 के बराबर, यहाँ से अल्फा की वैल्यू 4 आ गई। एंड देन 2 + बीटा बाई 2 3 के बराबर होगा, तो 2 + बीटा बाई 2 3 के बराबर हो गया, यहाँ से 2 इधर जाएगा, 3 × 2 6, 6 में से 2 माइनस कर दिया है ना, इसको सॉल्व करोगे बीटा की वैल्यू 4 आ गया। 3 + गामा बाई 2 -1 के बराबर होगा, तो 3 + गामा बाई 2 -1 के बराबर होगा, तो ये -2 -3 -5 हो गया, तो इमेज आ गया। यहाँ से इमेज का कोऑर्डिनेट क्या, कहाँ लिख दूँ मैं, चलो बच्चों यहाँ लिख देता हूँ। सो इमेज का भी अगर कोऑर्डिनेट बोलता, इमेज क्या आ गया, 4 और -5 आ गया, 4 4 -5। अब सुनो, इसी में कभी कभी बोलता है ऑल्सो फाइंड, इसी में कभी कभी बोलता है ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या फिर बोलेगा ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एंड इमेज। इसके लिए कुछ नहीं करना है बेटा, अगर मान लो आपको इन दोनों लाइन का इमेज, मान लो आपको पी आई का इक्वेशन निकालना होता है ना, तो वैसे आई क्या आया है अपने पास, है ना, आई आया है 4 4 -5, है ना, 4 4 -5। अगर मान लो इस लाइन का इक्वेशन बोले, है ना, पी एफ का इक्वेशन बोले, या फिर आपको पी आई का इक्वेशन बोले, इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, अगर आपको ना इक्वेशन निकालना होता, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड इट्स इमेज, या फिर ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड फुट, तो आप 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा देते। तो जैसे मान लो हमें इक्वेशन ऑफ पी आई निकालना होता है ना, पी आई लाइन या पी एफ लाइन सेम इक्वेशन होगा, है ना, तो आप क्या करोगे, पी आई लाइन का इक्वेशन निकालना होता तो पॉइंट पी और पॉइंट आई को 2 पॉइंट फॉर्म से, इन दोनों पॉइंट को यूज करके 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते। क्या हो जाता, x - 0 अपॉन 4 - 0 कर लो, है ना, x2 - x1 इक्वल टू हो जाता y - 2 इक्वल टू z - 3 अपॉन में आ जाता 4 - 0 फिर 4 - 2, ठीक है, फिर क्या हो जाता -5 - 3, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है वो भी कर लेंगे। आई बात समझ में। तो बस इतने ही कंसेप्ट थे इस चैप्टर के अंदर। मैंने आपको ना इस चैप्टर के लगभग सब सारे कंसेप्ट ही बता दिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बता दिया, एंगल बिटवीन टू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने सिखा दिया,
अगर आपको बोलेगा सिर्फ प्रूफ करो कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, सिर्फ इतना ही सवाल होता तो डिस्टेंस फार्मूला लगाना, चाहे पैरेलल लाइन वाला लग रहा है कि देख लेना, या स्क्यू वाला, अगर वो दोनों लाइन के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस आएगा, ठीक है, तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा। और कुछ डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस अगर 0 आया तो कह देंगे लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर बोलेगा कि सो डेट कि ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एंड ऑल्सो फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो आपको वही, एक को मैंने लैम्डा के इक्वल माना, एक को मैंने म्यू के इक्वल माना, वो वाला तरीका अप्लाई करना, ठीक है। और तीसरा इमेज एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेस्ड क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, प्लीज आप मुझे वो क्वेश्चन करके ना आप कमेंट कीजिएगा, है ना। कहाँ गया, अच्छा एक ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है, मतलब यहाँ पे बता देता हूँ पॉइंट क्या है, 2, -1 और 5 है ना। और लाइन का इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो आप लाइन के इक्वेशन को इसको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेना, है ना। लेंथ ऑफ देखो हाँ, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी बोलता है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होगा, P पता है, F का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इन दोनों के बीच का क्या कर देंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, ये मान लो x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है, तो क्या करोगे आप, x1 - x2 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर लगा देना, है ना। आई बात समझ में। तो ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझे बताइएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद एक ये वाला सवाल है ना, फाइंड द इमेज, इस पॉइंट का इस लाइन के अबाउट इमेज निकालना है, ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड इट्स, अभी जो मैंने बताया था, है ना, ये करने बोलेगा। उसके बाद कह रहा है लेंथ ऑफ सेगमेंट ज्वाइन, ये वाला, तो इसमें भी वही अभी हमने देखा था, है ना, इमेज निकालना, इस पॉइंट का इमेज इस लाइन के अबाउट निकाल लोगे, बहुत हलवा है, पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज, मतलब मुझे ये पॉइंट का इमेज हम जो भी निकालेंगे, तो ये पॉइंट है, यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप निकालोगे, इमेज निकालोगे, पॉइंट P और पॉइंट I को यूज करके 2 पॉइंट फॉर्म लगा देना लाइन के इक्वेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज, मतलब ये पॉइंट और इस इमेज के का लेंथ, ये मतलब ये डिस्टेंस निकाल दीजिएगा, ईजी है। आई बात समझ में। तो इतने ही कंसेप्ट, इसी टाइप के बस कंसेप्ट होते हैं इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद एक और मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ, है ना, एक ये वाला, है ना, क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस, बहुत हलवा सवाल है ना, इसके पैरेलल है। तो इस क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो डायरेक्शन जो कार्टेशियन इक्वेशन लाइन का लिखा हुआ है ना, ये देखो अपने अच्छे वाले फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे फिर। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, ठीक है। सारे कंसेप्ट मैंने जितना भी आपको कंसेप्ट पढ़वाया था, सारे कंसेप्ट लगभग नहीं सर, सारे ही कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिया है। कहाँ गए हो जी, है ना, सारे कंसेप्ट मैंने आपको करवा दिया। इतने ही कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं चैप्टर के अंदर, ओके। अब कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जरूर रिप्लाई करूंगा, डाउट आपका क्लियर करूंगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, है ना, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।